तो नमस्कार दोस्तों, काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है हम लोगों की। तो आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है, जो होगा आपका मेंस पेपर का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मेंस पेपर में GS1, GS2, GS3, GS4, ठीक है, 4 सब्जेक्ट है ना। तो GS1, 2, 3 और 4 इन सब को हम लोग एक एक करके अलग अलग पार्ट्स में देखेंगे। ठीक है, तो 2018 से हम लोग ये काम चालू करते हैं और सबसे पहला जो डिस्कशन करेंगे वो होगा GS1 के क्वेश्चंस। ठीक है, तो GS1 के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो आपके टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपसे 125 वर्ड्स का आंसर मांगते हैं। ये 8 नंबर का होता है सारे क्वेश्चंस। और अगले में देखिए आपको मांगते हैं 200 वर्ड्स का आंसर। ठीक है, और ये ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा नंबर का होगा तो ये 12 नंबर का होता है। तो 12 इंटू 10 ये हो गया टोटल 120 और ये 8 80। तो टोटल ये बन जाता है हमारा कितना, 200 नंबर का पेपर बन जाता है। ठीक है, तो कुल 20 क्वेश्चन होते हैं आपके 200 नंबर के। ठीक है, तो ये हम लोग सारे 20 क्वेश्चन GS1 के हम लोग इस पार्ट में आंसर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को और समझनी है। ठीक है, थोड़ा मैथमेटिक्स देखते हैं। आपको यहाँ पे ये समझना है कि टोटल आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 20 क्वेश्चन में से जैसे कि हमने बताया 10 क्वेश्चन 125 वर्ड्स के होगा, एक 200 वर्ड का होगा। ठीक है, तो टोटल वर्ड्स कितने हो गए आपके, दैट इज 1250 प्लस 2000, ये कितना हो जाएगा, 3250 हो जाएगा। ठीक है, अब ये टोटल आपके पूरे एग्जाम में आपको 3250 वर्ड्स आपको लिखना है, करेक्ट। और मिलेगा कितना आपको, 3 आवर्स मिलेगा। 3 आवर्स यानी कि 180 मिनट। ठीक है, अब देखिए 3250 को हम लोग 180 से डिवाइड अगर करें तो करीबन आप अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं 13 वर्ड्स पर मिनट आपको स्पीड में लिखना है। तो 2 चीजें आपको जरूरी है जब मेंस आंसर राइटिंग करने में। सबसे इंपॉर्टेंट जरूर है आपका स्पीड कितना होना चाहिए, 18 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको लिखना है। लेकिन ये तो तब अगर आप बिल्कुल सोचने में समय दे ही नहीं रहे, लेकिन आपको सोचने में समय देना पड़ेगा। तो सोचने में अगर आप समय देंगे तो आपको करीबन 20 से लेके 25 वर्ड्स पर मिनट में आपको खत्म कर देना है। यानी कि अगर मैं 20 मान के चलूं, अगर मैं 20 वर्ड्स पर मिनट मान के चलूं तो 125 जो पहले 10 क्वेश्चन हैं, तो हर एक क्वेश्चन में आप करीबन 6 से 6.5 मिनट ही दे सकते हैं। 6 से 6.5 मिनट ही आप दे सकते हैं पर क्वेश्चन को। अगर मैं इनकी बात करूं आपके 125 वर्ड्स वाले छोटे क्वेश्चंस, और जो बड़े क्वेश्चंस हैं 10 जो बड़े क्वेश्चंस हैं उसमें आप कितना समय दे सकते हैं, तो उसमें आप करीबन 10 मिनट दे सकते हैं। ठीक है, 10 मिनट, 8 से 10 मिनट का समय आप दे सकते हैं बड़े क्वेश्चन में, और 7 मिनट में आपको छोटे क्वेश्चन खत्म करने हैं। तो ये हम मान के चलते हैं कि जो छोटे 10 क्वेश्चन हैं उनको आप 7 मिनट में खत्म कर देंगे, और जो बड़े क्वेश्चन हैं 10 उनको आप हर क्वेश्चन को आप करीबन 8 से 10 मिनट देंगे। ठीक है, ये अगर आप करेंगे तो आपका जो पहला क्राइटेरिया है स्पीड का वो पूरा हो जाएगा। अब देखिए, स्पीड तो मैं तो आपका हाथ पकड़ के लिखवा तो सकता नहीं हूं, लिखना आपको ही है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इन क्वेश्चंस के कंटेंट। अगर मान लेते हैं आपको क्वेश्चन का कंटेंट अच्छे से आता होगा तो ऑटोमेटिक आपका स्पीड में भी मतलब बढ़ेगा। स्पीड इसलिए बढ़ेगा, सोचने में कम समय लगेगा। ठीक है, आप 18 वर्ड पर मिनट, 19 वर्ड पर मिनट लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर सोचने में ज्यादा समय देंगे तो 25 वर्ड पर मिनट तक आपको शायद स्पीड ले जाना पड़े। ठीक है, तो दूसरा वाला जो काम है कंटेंट वाला, इस पे हम लोग ऐसा स्टार मार्क लगाते हैं। ये आप हमारी वीडियो से समझ लीजिए। तो एक वीडियो में करीबन 20 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। 20 क्वेश्चंस देखिए, ऐसे करके वीडियोस आते रहेंगे, क्वेश्चंस देखते जाइए, तो आपका कंटेंट जो है, मैटर जो है वो बिल्डअप होता रहेगा। और जो भी आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन आप करिए डाउनलोड करने के बाद उस पूरे क्वेश्चन को कोशिश करिए आप 3 घंटे में कंप्लीट करने का, तो आपकी स्पीड डेवलप हो जाएगी। तो ये अगर 2 स्ट्रेटेजी करेंगे, कंटेंट वाला हेल्प आप हमसे ले लीजिए और स्पीड की प्रैक्टिस आप खुद कर लीजिए, तो आपका मेंस आंसर राइटिंग एकदम प्रॉपर होता चला जाएगा। ठीक है, सो अब ये पूरी बात, पूरा कंसेप्ट और पूरा जितना भी मैथमेटिक्स है आई होप समझा दिया होगा मैंने। तो अब हम लोग चालू करते हैं GS1 का हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन समझने से पहले हमको ये समझना है जो मेंस राइटिंग हम लोग करेंगे उसमें 3 पार्ट होगा बेसिकली आंसर का। पहला होगा आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे आप, तो कोई भी क्वेश्चन है उसका कोई भी अगर डेफिनेशन आपको देनी है तो डेफिनेशन दे सकते हैं, या आप फैक्ट्स इंक्लूड कर सकते हैं। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम लोग समझते जाएंगे, लेकिन बेसिकली दिमाग में ये आइडिया रखिए, पहले इंट्रोडक्शन लिखना है आपको।
जिसमें कोई भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको मेंशन करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग हमारे मेन कंटेंट की। जो हमारा मेन कंटेंट है उसमें क्या लिखेंगे, तो उसमें बेसिकली एक प्रकार का आप समझ लीजिए खुद को वकील, आप तो अपने खुद को लॉयर समझ लीजिए। तो लॉयर को हमेशा जज के सामने पेश करने पड़ते हैं एविडेंसेस, कि जो भी वो बात बोल रहा है वो ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो एविडेंसेस रखने में हम फोकस करेंगे। एविडेंस जैसे कि कोई भी, इसमें भी कोई भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट से रिलेटेड, कोई जैसे रिपोर्ट है, ठीक है। कोई रिपोर्ट के अलावा कोई जैसे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अलावा कोई अगर आपको मैप बनाना हो, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है मैप बनाना हो, या मे बी हिस्ट्री का क्वेश्चन है मैप बनाना हो, तो इस प्रकार के मैप्स वगैरह सब बना सकते हैं। एविडेंसेस इकट्ठा करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलेंगे लिखें कैसे, पॉइंट वाइज लिखें कि पैराग्राफ वाइज लिखें, तो देखिए आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं या पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप पैराग्राफ वाइज लिखते हैं तो मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो आपने वर्ड्स को यूज करें वो अच्छे वर्ड्स और प्रॉपर वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे, फोकस वर्ड्स जो आपका पूरा स्टोरी बताते हो, ठीक है। और पॉइंट वाइज लिखेंगे तो अच्छा ही है, ठीक है, ज्यादा इजीली समझ में आएगा। पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हैं, लेकिन इस केस में ध्यान रखेंगे आपके वर्ड्स पर, कौन से कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, वो कीवर्ड्स आपका प्रॉपर स्टोरी बनना पड़ेगा, समझ में आना चाहिए एग्जामिनर को उन वर्ड से कि क्या स्टोरी है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। तो ये हो गया हमारा मेन कंटेंट। और उसके बाद कंक्लूजन कैसे करना है। कोई भी अगर आपका आंसर आप लिख रहे हो तो आपको कोशिश करना है कि आपका कंक्लूजन होना चाहिए बैलेंस्ड, ठीक है, एकदम बैलेंस कंक्लूजन हो, और आप पॉजिटिव नोट पे खत्म करें। पॉजिटिव नोट, नेगेटिव नोट नहीं होना चाहिए, ओवर क्रिटिसिज्म या एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ आप आंसर खत्म ना करें, एक पॉजिटिव नोट दें, ठीक है। और बैलेंस अप्रोच का मतलब यह है कि जैसे कोई भी आपका तथ्य आप बता रहे हैं, उनके दोनों पहलुओं को, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पहलुओं को साथ में लेके चलेंगे और एक पॉजिटिव नोट पे आपको खत्म करना है आंसर, ये हमेशा ध्यान रखना है। और अगर मान लेते हैं किसी प्रॉब्लम की बात हो रही है, ठीक है, वुमेन का प्रॉब्लम हो गया, मतलब महिलाओं को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, या डिसेबल्ड के क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो उन प्रॉब्लम्स का कोशिश करिए कि आपको सोल्यूशन देना है, आपका सोल्यूशन एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सोल्यूशन देते हुए कंक्लूजन को एंड करें। तो ये हो गया मेन 3। अब हर एक क्वेश्चन में हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि आपको मैटर दे देंगे कि ये 3 आप पॉइंट्स आप बना सके, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। तो इसके ऊपर और ज्यादा आइडिया आपको लगता चला जाएगा कि कैसे आपको लिखना है, जैसे जैसे ज्यादा क्वेश्चंस आप डिस्कस करते चले जाएंगे हमारे साथ, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ, पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज एक्सप्लेन को आपको नोट करना है, एक्सप्लेन, ठीक है। बात सीधा समझ में आ रहा है कि एक्सप्लेन करना है कुछ आपको, ठीक है। तो ठीक है भाई, समझ गया, हमें एक्सप्लेन करना है किसको, रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल के रोल को मतलब आपको बताना है कि क्या रोल था इनका, किसमें, आपका प्रिंसली स्टेट्स, और किसी चीज में रोल नहीं, केवल प्रिंसली स्टेट्स के बारे में ही आपको डिस्कस करना है। तो प्रिंसली स्टेट्स के को कौन सा रोल था, आई होप क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, ऑब्वियसली इसमें इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा आपको। तो क्या इंट्रोडक्शन लिखेंगे भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के रोल के बारे में बात करनी होगी ना। तो सबसे पहले हमने कहा कि डेफिनेशन क्या देंगे, इसमें तो कोई डेफिनेशन देना नहीं है। तो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, आप सरदार पटेल के बारे में कुछ बातें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, कुछ क्वालिटीज वगैरह मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, इनके बारे में कुछ आप जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। और एंड में लिख सकते हैं कि भाई इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था आपके इंटीग्रेशन के लिए। अब आप मेन पे आ जाएंगे। अब मेन जो टॉपिक है इसमें आप डिस्कस करेंगे कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल था क्या, ठीक है, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन लिखा, तो इंट्रोडक्शन का तो काफी मैटर हम आपको दे रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप ये कह सकते हैं कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनमें डिप्लोमेटिक स्किल काफी थी, डिप्लोमेटिक स्किल बहुत ज्यादा था। इनके अलावा काफी फोर साइटेड थे, दूरदृष्टि रखते थे, फोर साइटेडनेस काफी इनमें थी। और इसके अलावा देखिए, आप कुछ बात कर सकते हैं कि भाई आपका जो इंडिपेंडेंट कंट्री है उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले। इसके अलावा अब अगर हम बात करें इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स की, तो सरदार पटेल जी को आपको जुलाई 1947 को मिल गया था चार्ज ऑफ द स्टेट्स डिपार्टमेंट। आपके जो स्टेट्स डिपार्टमेंट है उसका चार्ज इनको दे दिया गया था सरदार पटेल को। और फिर इन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिससे आपका जो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स है वो हो सके, ठीक है। तो इतना काफी इंट्रोडक्शन के लिए। अच्छा, अब आते हैं हमारे मेन पार्ट पे। मेन पार्ट पे, अरे भाई 125 वर्ड का लिखना है हमको, पूरा इतिहास नहीं खोल देना है, ठीक है, इतना काफी है जितना बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, एक फैक्ट भी हो गया यहाँ पे कि स्टेट डिपार्टमेंट के कब उनको हेड बने, जुलाई 1947, ये ध्यान में रख सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम लोग मेन जो कंटेंट है उसके ऊपर। तो
देखिए यहाँ पे इन्होंने बेसिकली दो तरीकों का इस्तेमाल किया। एक तो परसुएट किया। परसुएट करने का मतलब यह है उनको समझाने की कोशिश की। परसुएशन की टेक्निक इनकी काफी अच्छी थी, क्योंकि हम जानते हैं इनकी डिप्लोमेटिक स्किल्स काफी अच्छी थी। तो इसका पूरा इस्तेमाल करते हुए उन्होंने आपके प्रिंसली स्टेट को परसुएट करा ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा फोर्स का इस्तेमाल किया, ठीक है। इसी के ऊपर बात करेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने परसुएशन का काम किया। देखिए परसुएशन में सबसे पहले 3 पॉइंट की बात करेंगे। सबसे पहले भाई इनका पेट्रियोटिक सेंटीमेंट जो था लोगों का, जो प्रिंसली स्टेट का, वो जगाया कि भाई आपका देश भारत है, इसके साथ आपको लॉयल रहना पड़ेगा, ठीक है। आपकी पैट्रियोटिज्म कहाँ गई, तो उनकी पैट्रियोटिज्म जगाया गया लोगों का, ठीक है। उनके साथ आप लंच वगैरह करते थे, लंच करते समय, ब्रेकफास्ट करते समय, मतलब इस तरीके से लंचेस उनके साथ बैठ के आपने की, उनसे बात की और उनके पैट्रियोटिक सेंटीमेंट को जगाया गया और बताया गया कि देखिए आपका डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स आप एक काम करिए, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनेज कर लेगा, बाकी आप थोड़ा बहुत पावर रखेंगे अपने एरिया में, ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा आपको भाई प्रीवी पर्सेस मिल जाएंगे, ठीक है। प्रीवी पर्सेस मतलब खर्चा मिल जाएगा आपको रेगुलर बेसिस में, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अगर इंडिपेंडेंट होते हैं तो आप आइसोलेशन में कहां तक सर्वाइव कर पाएंगे। मान लेते हैं आप इंडिया के बीच में छोटा सा लैंड आप बोल देंगे कि इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन चारों तरफ तो इंडिया से घिरा हुआ है, तो आप किस तरीके से आइसोलेशन में कैसे मतलब आप कोई कंट्री को रन कर सकता है। तो ये बात इनको समझाई गई कि भाई आइसोलेशन में आप वर्क नहीं कर पाएंगे, तो भाई आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि भाई आप इंडिया को ज्वाइन करिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग नहीं माने, तो उन पर आप बेसिकली फोर्स का इस्तेमाल भी किया, इन्होंने फोर्स का इस्तेमाल भी किया गया। भाई जो प्यार से ना माने उनको डर का लैंग्वेज बताना आता था, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे आपके स्टेट्स, जैसे कि जोधपुर आपका समझाने पर ही मान गया, ठीक है। इसके अलावा फोर्स का इस्तेमाल कहां किया, तो देखिए जूनागढ़, ठीक है। जूनागढ़ में तो इंडियन आर्मी जो है आपका पहुंच गई थी, आर्मी आपकी पहुंच गई थी 1 नवंबर 1947 को भाई आर्मी लेके पहुंच गए और वहां पे कराया प्लेबिसाइट कराया। प्लेबिसाइट कराने के बाद भाई सब लोगों ने बोला कि भाई 99% लोगों ने कहा कि भाई हम इंडिया के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ज्वाइन हो गया जूनागढ़। इसके अलावा आप हैदराबाद के बारे में जानते थे, तो हैदराबाद के जो निजाम है वो थोड़ा सा ढीठ टाइप के थे, तो उनके अगेंस्ट इन्होंने कर दिया ऑपरेशन पोलो, ठीक है। ऑपरेशन पोलो में उन्होंने भाई आर्मी भेज के फाइनली आपका सितंबर 17, 1948 को आपका हैदराबाद भी आ गया। तो इसका मतलब यह है कि सरदार पटेल जानते थे किस तरीके से फोर्स का इस्तेमाल भी करना है। आप प्यार से मानिए या फोर्स से मानिए, मर्जी आपकी है, लेकिन इंडिया को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार का एटीट्यूड रहा है सरदार पटेल का, ठीक है। तो ये लिखने पर थोड़ा कंक्लूड कर दीजिएगा इसके बाद, ठीक है, अपने शब्दों में थोड़ा बहुत बेसिक कुछ चीजें लेके सरदार पटेल के बारे में आप कंक्लूड भी इसको इजीली कर सकते हैं एक बैलेंस अप्रोच के साथ। जैसे कि हमने बताया पॉजिटिव और बैलेंस अप्रोच के साथ हम इसको खत्म कर सकते हैं। अब देखिए पटेल जी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें बता रहे हैं, ये थोड़ा सा हटके है, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। सरदार पटेल जी के बारे में कुछ और बात समझ लीजिए। देखिए 1918 में क्या खेड़ा सत्याग्रह में थे ये लोग, तो बिल्कुल पटेल साहब थे खेड़ा सत्याग्रह में। उसके बाद 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इनका काफी बड़ा योगदान था और उन्होंने गुजरात विद्यापीठ की भी स्थापना की थी, गुजरात विद्यापीठ। तो देखिए गुजरात विद्यापीठ की भी स्थापना कर दी इन्होंने। इसके अलावा देखिए 1928 को आप देखेंगे बारदोली सत्याग्रह भी किया इन्होंने, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह कर दिया 1928 में। फिर बात करते हैं 1931 की बात। 1931 में कराची सेशन हुआ, आपका कराची जो सेशन था ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके प्रेसिडेंट रहे आपके पटेल साहब। और फिर आप कुछ और बातें भी कर सकते हैं, जैसे आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी काफी बड़ा रोल था, खासकर गुजरात रीजन में इन्होंने अपनी लीडरशिप क्वालिटीज दिखाई, ठीक है। उसके बाद आपका विलेज कंस्ट्रक्शन पे काफी काम किया, विलेज कंस्ट्रक्टिव वर्क, ठीक है, काफी विलेज कंस्ट्रक्टिव वर्क का काम किया। उसके बाद फाइनली जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनने को आया था तो उनको एक कमिटी दी गई थी, क्या नाम था कमिटी का, ये जो कमिटी थी एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, तो इनके चेयरमैन भी आपके थे सरदार पटेल, ठीक है। अच्छा यहां तक भी नहीं, इवन आपका इंडिपेंडेंट इंडिया में भी इनका काफी रोल एक बार समझ। तो इसके अलावा इंडिपेंडेंस के बाद भी आपका पटेल जी का काफी बड़ा योगदान था, जैसे कि ऑल इंडिया सर्विसेज एस्टैब्लिश करने में भी उन्होंने काफी बड़ा योगदान किया, इंप्लीमेंट करने में। इसके अलावा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948 फॉर्मुलेट करने में भी इनका योगदान था।
इसके अलावा उनके काफी योगदान थे, आपको कोऑपरेटिव्स, इंडिया में कोऑपरेटिव्स डेवलप करने में भी योगदान था। इसके अलावा आपके डिफेंस में उनका एक प्रॉपर दृष्टिकोण था। बॉर्डर इश्यूज वो सॉल्व करना चाहते थे आपका चाइना के साथ और कंट्रीज के साथ, ठीक है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स, बॉर्डर इश्यूज को एकदम क्लियर करना चाहते थे। उनके मामले में भी उनका एक प्रॉपर एक विचारधारा थी। तो ये सब कंट्रीब्यूशन था आपका आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये सब चीज भी हम लोग देखिए, इंट्रोडक्शन तो हमने छोटा सा बनाया है, तो ये कुछ पॉइंट्स भी क्योंकि बात हो रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, तो ये कुछ बातें जो है अभी डिस्कस करी हमने, ये सब भी आप ऐड कर सकते हैं इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में, ठीक है। मेन वाले पोर्शन में केवल वही ऐड करना है जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। और फिर छोटा सा कंक्लूजन, तो आई होप इसको आप देख के एक क्वेश्चन लिख सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया आपके साथ। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द रोल ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर इन द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड पीस। यहाँ पे सबसे पहला हमने फोकस किया भाई इस वर्ड पे जिसका नाम था डिस्क्राइब, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में हमने देखा डिस्क्राइब मेन वर्ड है, ठीक है। फिर यहाँ पे रोल ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर, ठीक है। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर का रोल, बुद्धा का रोल नहीं, बुद्धिस्ट लिटरेचर का रोल बहुत मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है वो समझना। बात कर रहे हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर की, तो कहीं ना कहीं हमको कहीं ना कहीं कुछ तो आपका सोर्सेज बताने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में। किसके? आपके बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में आपको बताना पड़ेगा। पहला चीज तो ये है। दूसरी बात ये है कि बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में बता सकते हैं, बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में बता सकते हैं, बुद्धा की फिलॉसफी के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भाई बुद्धा की फिलॉसफी आप क्या कहते हैं उनके बुक्स से उठा सकते हैं, या तो अशोकन इंस्क्रिप्शन है, अशोकन इंस्क्रिप्शन के बारे में भी आपको जो नॉलेज है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं कि उसमें कहां कहां बताया गया है। इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं हमें कनेक्ट करना है। किससे? आपका वर्ल्ड पीस से कनेक्ट करना है, और किसी चीज से नहीं, वर्ल्ड पीस से कनेक्ट करना है। आई होप ये हमको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन का क्या डिमांड है। बुद्धिस्ट लिटरेचर, ठीक है, जिसमें आपकी बुद्धिस्ट फिलॉसफी बताई गई होंगी, टीचिंग्स बताई गई होंगी, ठीक है। और उन टीचिंग्स कहीं ना कहीं अशोकन के इंस्क्रिप्शन में बताया गया होगा। वो टीचिंग्स किस तरीके से आपका वर्ल्ड पीस में आपका हेल्प कर सकते हैं, रोल प्ले कर सकते हैं, इसको हमें बताना है पूरे क्वेश्चन में। तो सबसे पहला चीज जो इंपॉर्टेंट है वो हम समझ गए कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। अब उस डिमांड को हमें फुलफिल करना है। देखिए बुद्धा को शांति राज बोला जाता है, यानी कि किंग ऑफ पीस। क्यों बोला जाता है? क्योंकि बुद्धा ने की टीचिंग्स में उन्होंने बताया था अबाउट लिविंग अ हार्मोनियस लाइफ। देखिए आपका फेलो बींग्स के साथ हार्मोनियस होने की बात की गई है। अपने आस पास जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके साथ आपको एक हार्मनी में लाइफ लीड करना है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहली बात, अगर वर्ल्ड लेवल पे भी लोग ये फॉलो करने लगे तो काफी बड़ी बात हो जाएगी। फिर बात करेंगे टीचिंग्स की। तो बुद्धा ने सबलाइम स्टेट्स की बात की गई है। कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिन पे फोकस करना है, इंसान को कौन से स्टेट में रहना चाहिए, तो उसमें बात की इन्होंने मेट्टा, करुणा और मुदिता, ठीक है। उसका क्या मतलब है? मेट्टा का मतलब होता है काइंडनेस। उन्होंने कहा है कि भाई काइंडनेस एक बहुत ही अच्छा स्टेट है किसी भी इंसान के रहने के लिए। इसके अलावा कंपैशन है, करुणा मतलब कंपैशन, ठीक है। इसके अलावा आपका जॉय, खुशी, मुदिता मतलब जॉय। तो दीज आर द 3 सबलाइम स्टेट्स। किसी भी इंसान को इन 3 स्टेट्स में काफी खुशी महसूस होती है। तो इंसान को काइंड, कंपैशन होना चाहिए, ठीक है, और जिससे आपको जॉय मिलेगा। तो ये भी आपके बुद्धा के फिलॉसफी का एक फोकल पॉइंट रहता है। देखिए एक और शांति का मैसेज है आपका पंचशील, ठीक है। आप कोई भी किलिंग नहीं करनी है, नो लगा देना इसके सबके सामने। नो किलिंग, नो स्टीलिंग, नो सेक्सुअल मिसकंडक्ट, नो लाइंग, नो इंटॉक्सिकेंट्स। तो ये पंचशील का सिद्धांत है आपका बुद्धिस्ट फिलॉसफी। ये भी एक देख लिया, एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। फिर कहीं ना कहीं आपका अशोका के बारे में भी मेंशन कर सकते हैं। अशोका के बेसिकली एक बुद्धिज्म का फॉलोअर था। उसने क्या कहते हैं काफी सारा काम किया आपका लव कंपैशन को स्प्रेड करने के लिए। अब भाई लव कंपैशन को स्प्रेड करने के लिए काम किया, आपकी बात ऐसा तो मानेंगे नहीं, आपको देना पड़ेगा हार्ड एविडेंसेस। तो एविडेंस में हम बात कर सकते हैं 14 रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका, जिसमें ये बातें मेंशन्ड है, जैसे कि आपके बताया गया है कि एनिमल सैक्रिफाइस नहीं होना चाहिए, ठीक है। एनिमल सैक्रिफाइस आपका नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सोशल वेलफेयर के काम किए हैं अशोक ने, सोशल वेलफेयर के लिए काम किया है, ठीक है। इसके अलावा आपका इन्हीं इंस्क्रिप्शंस में ये भी मेंशन्ड है कि आपको रेस्पेक्ट करना है, ठीक है। रेस्पेक्ट किसको करना है? आपके जो भी एल्डरली है, कहा गया है कि भाई रेस्पेक्ट करना है एल्डरली लोगों को, मॉन्क्स को, ब्राह्मण्स को। तो ये सब बात मेंशन्ड है। इसके अलावा बात की गई है आपके रिलीजियस टॉलरेंस की बात की गई है। रिलीजियस टॉलरेंस के साथ साथ धर्म, ठीक है, रिलीजियस टॉलरेंस की बात की गई है, मालूम है। और धर्म यात्रा के बारे में भी मेंशन नहीं आपके एडिक्ट्स में। तो ये देखिए रिलीजियस टॉलरेंस इंपॉर्टेंट है।
तो आजकल देखिए रिलीजियस इंटॉलरेंस बड़ा हो गया है, ठीक है। तो रिलीजियस टॉलरेंस की कहीं ना कहीं बात की है आपके बुद्धिज्म के कॉन्सेप्ट में, जो कि अशोक को फॉलो करता था, और इसका एविडेंस है आपके 14 रॉक एडिक्ट्स में लिखा गया है। और भी भाई सबको कई सारी चीजें लिखी गई हैं रॉक एडिक्ट्स में, जैसे कि कॉन्क्वेस्ट थ्रू बताया गया है कि भाई आपको जीतना है धम्म से, वायलेंस से नहीं विक्ट्री लेनी है, ठीक है। और आपका धम्म घोष ने भेरी घोष को रिप्लेस कर देना है, ठीक है। ये सब बातें मेंशन्ड है अशोका के एडिक्ट्स में, तो ये भी देख लिया हमने अशोका के एडिक्ट्स। और कुछ एविडेंसेस भी हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि आपके कुछ बुक्स हैं, बुक्स में आप मेंशन कर सकते हैं त्रिपिटकों की। त्रिपिटक में आपके बुद्धिस्ट फिलोसफी मेंशन, और कुछ जैसे आपकी किताबें हैं जिसमें ये सब बातें मेंशन्ड है वर्ल्ड पीस के बारे में। त्रिपिटकास हो गए, संयुक्त निकाय, बुद्ध चरित, और भी कई सारे आपकी किताबें जहां पे आप बुद्ध की फिलोसफी को पढ़ समझ सकते हैं। तो ये सारे हमने एविडेंसेस दे दिए, इनको कहीं ना कहीं आपको वर्ल्ड पीस से कनेक्ट करना है और आपका आंसर फिनिश करना है एक प्रॉपर कंक्लूजन के साथ, ठीक है। अब ये सारा मैटर आप यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में, किस तरीके से यूज करना है, या क्रिएटिविटी है, लेकिन आपको इसको प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है ना। आई होप आप इसका प्रैक्टिस करेंगे लिखने का, ठीक है। और 3 पार्ट्स में हमें पता है इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, वो भी समझ गए हम लोग। बुद्धा के बारे में थोड़ा बहुत आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्रिएटिविटी है, ठीक है। मैटर क्या आपको फिलअप करना है ये हमने यहाँ पे आपको दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से है, क्वेश्चन पढ़ते समय थोड़ा समय लगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान से समझ के पढ़ेंगे हम लोग। देखिए महात्मा गांधी रिप्रेजेंट्स द मिडिल पाथ इन इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और फिर कहा गिव लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। भाई इस चीज को एक्सप्लेन करना है आपको। ये गांधी जी आपका मिडिल पाथ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है, तो इसके आपको एग्जाम्पल ढूंढने हैं जहां पे महात्मा गांधी ने मिडिल पाथ लिया था, ठीक है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन हो जाएगा ये आपके आंसर का मेन पार्ट हो जाएगा, मेन कंटेंट, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई। अब इंट्रोडक्शन में क्या लेंगे, तो इंट्रोडक्शन में क्योंकि बात हो रही है महात्मा गांधी जी की और गांधी जी की आइडियोलॉजीज की बात हो रही है, तो महात्मा गांधी जी के आइडियोलॉजीज के बारे में, ठीक है, महात्मा गांधी के आइडियोलॉजी, इसके बारे में हम लोग एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। तो ये आइडियोलॉजी गांधी जी की क्या आइडियोलॉजी थी, तो ये हम लोग पहले समझते हैं। काफी सारे पॉइंट्स मैं आपको दे दूंगा, काफी सारे, लेकिन सारे यूज नहीं करने क्योंकि बहुत लंबा आंसर हो जाएगा। इसमें से जो आप पिक एंड चूज कर सकते हैं, जो आपको आंसर में ठीक लगे वो आप लिखिए। इसके अलावा आप एक्सप्लेनेशन जो है ये आपका मेन कंटेंट, इसमें फोकस करिए। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करते हैं गांधी जी की आइडियोलॉजी की, ठीक है। तो इसमें इसको शॉर्ट्स में रखना है, ठीक है, ज्यादा भावना में नहीं बहना है इसमें, लेकिन क्योंकि हमें डिस्कस करना है तो सारा टॉपिक डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं गांधी जी की आइडियोलॉजी की, तो कहीं ना कहीं वो नॉन वायलेंस की बात करते हैं। नॉन वायलेंस के अलावा आप सत्याग्रह की बात करते हैं, तो ये तो भाई सभी को पता है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, गांधी जी बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोसेस। तो यहाँ पे गांधी जी का कहना है कि आप सत्य अहिंसा से रहिए। कोई भी मिलिटेंट अप्रोच के बारे में बात की क्या इन्होंने, कोई भी मिलिटेंट अप्रोच आपको नहीं लेना। सुभाष चंद्र बोस थोड़ा सा अलग सोचते थे, वो कहते थे भाई ठीक है मिलिटेंट अप्रोच ले सकते हैं हम लोग। इसके बाद गांधी जी कहते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ द प्रोसेस। किसी भी डिजायर्ड आउटकम को पाने के लिए, चाहे वो अच्छा आउटकम क्यों ना हो, अनएथिकल पाथ लेके आपका अच्छा आउटकम भी नहीं रह जाता। तो आपका जो प्रोसेस है वो भी एथिकल होना जरूरी है, ठीक है। एक अच्छे एंड को प्राप्त करने के लिए आपका जो मीन्स होना चाहिए, जो प्रोसेस होना चाहिए, वो भी आपका एथिकल होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात की है गांधी जी ने। फिर इन्होंने बात किया है सोशलिस्ट, इनका विचारधारा सोशलिस्ट हुआ कर, ये वही बात करते थे कि भाई फ्रूट्स जो हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये काफी रिलीजियस थे, रिलीजियस टीचिंग्स का काफी इंपॉर्टेंस है इनके लाइफ। तो ये तो बात होगी रिलीजियस टीचिंग्स की। फिर इन्होंने देखिए विलेज लेवल को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए काफी काम करने की बात की गई है। सेल्फ सफिशिएंसी एट विलेज लेवल। आई होप मेरी राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि बहुत कोशिश कर रहा हूं मैं अपनी राइटिंग थोड़ी सी बेटर हो जाए, ठीक है। तो लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं तो आई होप जो मैं बोल रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे। तो राइटिंग यार कभी कभी खराब भी हो जाती है, तो बोल तो मैं रहा ही हूं, तो इतना माइंड मत कीजिएगा, हालांकि मेरा पूरा प्रयास है राइटिंग और बेटर हो। नेक्स्ट और बात करते हैं हम लोग। देखिए रिलीजियस टीचिंग का इंपॉर्टेंस हो गया, सेल्फ सफिशिएंसी की बात की इन्होंने। इसके अलावा अच्छा, सेल्फ सफिशिएंसी इन विलेज लेवल तभी आ पाएगा ऑब्वियसली जब आपका पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होगा। तो गांधी जी चाहते थे जो आपका पावर हो वो डिसेंट्रलाइज्ड हो। डिसेंट्रलाइज पावर यानी कि विलेज पंचायत के बारे में भी इनका ओपिनियन था कि होना चाहिए, जो कि है भी अभी कंट्री में, ठीक है। और क्या विचारधाराएं थी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देख लिया हमने। इसके अलावा वो सेपरेट इलेक्टोरेट के सख्त खिलाफ थे, सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ थे, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आई हमने।
उसके अलावा आप बात कर सकते हैं जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने काम किया। और लेकिन इनके आइडियोलॉजी में था कि भाई डिप्रेस्ड को अपलिफ्ट अगर करना है तो बिहेवियरल चेंज की जरूरत है, ठीक है, किसी पॉलिटिकल चेंज की जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पे ये अंबेडकर साहब थोड़ा सा डिफर करते थे। अंबेडकर साहब कहते थे कि भाई हमको पॉलिटिकल पावर की आवश्यकता है, विदाउट एनी पॉलिटिकल पावर आपके डिप्रेस्ड क्लासेस का अपलिफ्टमेंट पॉसिबल नहीं है। ये मानना था अंबेडकर जी का, गांधी जी का मानना था कि भाई बिहेवियरल चेंजेस आना है लोगों में तब ये चेंज हो पाएगा, पॉलिटिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं है, ऐसा गांधी जी का मानना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली काफी मैटर दे दिया इंट्रोडक्शन में। इसमें से कोई भी पॉइंट उठा के आप 4-5 लाइन लिख सकते हैं ऑन महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी के बारे में। ठीक है, अब मेन पार्ट जहां पे दिमाग लगेगा वो है कि इनका मिडिल पाथ क्या था। तो मिडिल पाथ पे चलते थे, एक्सट्रीम्स पे नहीं चलते थे। तो उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, अब देखेंगे पॉलिटिकल स्फीयर में कहां कहां गांधी जी ने मिडिल पाथ लिया। सबसे पहले बात की इन्होंने कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर लखनऊ पैक्ट में मान गए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग, तो यहां पे मिडिल पाथ ले लिया इन्होंने। ठीक है, एक तरफ ये कह रहे हैं कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए, लेकिन जब लगा कि हाँ भाई इससे कुछ फायदा होगा तो उन्होंने मान ली बात। उसके बाद स्टार्टिंग में गांधी जी का मानना था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मीन CML यूज करना है, लेकिन 1920 के नागपुर सेशन में गांधी जी यहाँ कहते हैं कि भाई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है, फिर देखिए गांधी जी ने कहा कि भाई देखिए हमें पॉलिटिक्स से दूर रहना है, आफ्टर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कंस्ट्रक्टिव वर्क में काम करना है। लेकिन बाद में स्वराज को उन्होंने सपोर्ट भी किया 1921 में। तो यहां भी हम देख सकते हैं कि गांधी जी ने किस तरीके से एक मिडिल पाथ लिया। ठीक है, इसके बाद कहीं ना कहीं सोशल एस्पेक्ट में हम देख सकते हैं गांधी जी कहते थे कि वो अनटचेबिलिटी को हटाना चाहते हैं। ठीक है, काफी काम भी किया उन्होंने, लेकिन एक तरफ से अनटचेबिलिटी बेसिकली कास्ट सिस्टम से ही तो जन्मा है। आपका कास्ट सिस्टम से ही जन्मने वाला जो अनटचेबिलिटी है उसको एक तरफ गांधी जी हटाना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो आपका वर्ण आश्रम है, जो बर्थ ऑफ जो कास्ट सिस्टम है, तो वर्ण आश्रम को वो सपोर्ट भी करते थे। तो यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं कि दो एकदम ऑपोजिट पाथ पे वो चले। इसके अलावा कुछ बात करते हैं हम लोग इकोनॉमिक उनके जो आइडियोलॉजीज के बारे में। ठीक है, तो इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज के बारे में उन्होंने, इसके बाद आप ये पॉइंट भी ले सकते हैं कि कहीं ना कहीं गांधी सपोर्ट करते थे आपका ट्रस्टीशिप मॉडल। ठीक है, ट्रस्टीशिप मॉडल का मतलब ये है कि आपके जो कैपिटलिस्ट हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको एक ट्रस्टी की तरफ माना जाएगा, सोसाइटी का ट्रस्टी। तो जितना भी वो लोग अर्न करते हैं उसका उनका काफी हिस्सा उनको डोनेट करना पड़ेगा सोसाइटी को के बेनिफिट के लिए। तो ये एक ट्रस्टीशिप का मॉडल था गांधी जी का। इसके अलावा गांधी जी ने कॉटेज इंडस्ट्री को भी सपोर्ट किया, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन एक तरफ वो लेबर्स की तरफ भी खड़े हो जाते हैं। भाई अहमदाबाद भाई मिल स्ट्राइक में लेबर की तरफ सपोर्ट किया था इंडस्ट्री वालों के अगेंस्ट में। तो यहां भी हम देख सकते हैं कि भाई दोनों तरफ से आपके गांधी जी आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हमने दे दिए इस क्वेश्चन के लिए, और ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी दे दिया हमने। थोड़ा सा एक शॉर्ट कंक्लूजन करके आप ये क्वेश्चन को फिनिश कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुआ। चलिए चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे बात की इन्होंने इवैल्यूएट, पहला शब्द देखेंगे क्या है इवैल्यूएट, क्या इवैल्यूएट करना है हमें। चेंजिंग स्टेटस ऑफ वुमेन, चेंजिंग वर्ड फोकस करिए, और स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। तो यहाँ पे हमें समझना है कि जो स्टेटस ऑफ वुमेन चेंज हुआ है, अब चेंज कैसे, आपका जैसे समय के साथ चेंज हुआ है। हम बात कर सकते हैं भाई एंशिएंट पीरियड में कैसा था, एंशिएंट के बाद आपका मेडिवल पीरियड में सिचुएशन कैसा था महिलाओं का, और मॉडर्न इंडिया यानी कि ब्रिटिश इंडिया की बात कर सकता हूं, ब्रिटिश इंडिया में सिचुएशन कैसा था, और इंडिपेंडेंस के बाद इंडिपेंडेंट इंडिया में सिचुएशन कैसा है, मॉडर्न जमाने में सिचुएशन कैसा है। ठीक है, तो ये किस तरीके से चेंज हुआ इसके बारे में मेंशन करना है, कर सकते हैं। और अलग अलग एस्पेक्ट की बात कर सकते हैं, जैसे कि सोशल एस्पेक्ट में कैसा था, आपका इकोनॉमिक सिचुएशन कैसा था, और आपका पॉलिटिकल सिचुएशन कैसा था। ये सब हम लोग चर्चा कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो एंशिएंट मिडिवल और आपके ब्रिटिश इंडिया और इंडिपेंडेंट इंडिया किस तरीके से समय के साथ बदलाव आया, चेंज आया, तो यहाँ कवर कर लिया हमने चेंज वाला फोकस। और स्टेटस ऑफ वुमेन का आप सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। ये सारी बात आपने लिख दी 125 वर्ड में, तो आपका बढ़िया आंसर बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने बताया, देखिए एंशिएंट इंडिया में क्या सिचुएशन था। एंशिएंट इंडिया की अगर हम बात करें तो उस समय पर्दा सिस्टम नहीं था, पर्दा सिस्टम आपका बिल्कुल नहीं था। आपका स्वयंवर होते थे, स्वयंवर में आजादी थी आपका वुमेन को सिलेक्ट करने का कि उसका ग्रूम कौन सा, किसके साथ शादी करनी है। ठीक है, सिलेक्ट ग्रूम, तो ये आजादी भी थी। तो ये बात कर रहे हैं हम लोग सोशल एस्पेक्ट की।
इसकी बात कर रहे हैं, सोशल एस्पेक्ट की बात करते हैं। एंशिएंट टाइम्स में पर्दा सिस्टम नहीं था, स्वयंवर का सिस्टम था, एजुकेशन आपको मिलती थी वुमेन को, और काफी ज्यादा सोशल फ्रीडम उनको था, ठीक है, एंशिएंट पीरियड में यहाँ पे हमने देखा। तो सोशल एस्पेक्ट काफी बढ़िया था, ठीक है। फिर अगर कुछ बात करें इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी उनका ठीक ही ठाक था, क्योंकि प्रॉपर्टी में आपका सक्सेशन मिलता था, आपको वुमेन को प्रॉपर्टी में सक्सेशन मिलता था, और लेकिन राइट्स थोड़े से लिमिटेड थे, इकोनॉमिक राइट्स प्रॉपर्टी के हिसाब से राइट्स लिमिटेड थे, लेकिन प्रॉपर्टी में सक्सेशन वगैरह मिलता था, तो इकोनॉमिक सिचुएशन भी ठीक थी। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग पॉलिटिकल सिचुएशन की, तो जो आपके सभा होती थी, सभा में एंट्री नहीं होती थी, सभा में महिलाओं की एंट्री नहीं होती थी। असेंबलीज, सभा मतलब असेंबलीज में, जो आपके असेंबलीज में एंट्री नहीं हुआ करती थी। लेकिन अगर रिलीजियस की बात करें तो रिलीजियस सेरेमनीज में पार्ट लिया करती थी महिलाएं, तो रिलीजियस सेरेमनीज में भी पार्ट लिया करती थी, यानी कि रिलीजियस फ्रीडम भी था, आपका सोशल फ्रीडम था, रिलीजियस फ्रीडम था, इकोनॉमिक भी उनका सिचुएशन अच्छा था, ठीक है। पॉलिटिकल सिचुएशन आपका खराब नहीं था, ठीक है, सभा में एंट्री नहीं कर सकती थी, लेकिन आपका पॉलिटिकल स्टेटस था। बेसिकली पॉलिटिकल स्टेटस की अगर हम बात करें तो जैसा आपका सिस्टम था, इट वाज सिस्टम डिपेंडेंट, मतलब राजा के ऊपर डिपेंड करता था, सिस्टम डिपेंडेंट था। अगर राजा चाहे तो भाई अलाउ कर भी देता था, पॉलिटिकल उनको स्टेटस दिया जाता था, ठीक है। तो ये सब चीज राजा पे डिपेंड करता था, ऐसा नहीं था कि देना ही नहीं है, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं कि देखिए एंशिएंट इंडिया में सिचुएशन ऑफ वुमेन ये सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल हर एस्पेक्ट में अच्छी थी, ठीक है। अब देखिए समय के साथ मेडिवल पीरियड आया, अब मेडिवल पीरियड में क्या क्या चेंजेस आए उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। चलिए अगर हम मेडिवल पीरियड की बात करें तो हमने देखा कि द स्टेटस ऑफ वुमेन आपका डिट्योरेट करता है। चाइल्ड मैरिज काफी ज्यादा संख्या में होने, और इसके अलावा पर्दा सिस्टम आ गया, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम इन्वेजन हुआ तो पर्दा सिस्टम उनके साथ आपका इंडिया में इंट्रोड्यूस हो जाता है। इसके अलावा आपका विडो रीमैरेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, विडो रीमैरेज आपका यहाँ पे बंद हो जाता है, ठीक है। विडोज की कंडीशन काफी खराब हो जाती है। एजुकेशन लेने का जो राइट था वो भी खत्म हो गया इनके साथ। इसके अलावा सती जैसी प्रथाएं आपका चालू हो जाती है मेडिवल पीरियड में, ठीक है। रिलीजियस राइट्स भी नहीं हुआ करते थे, तो रिलीजियस राइट्स भी आपके नहीं होते थे मेडिवल पीरियड में। और ये सब जो आपका मुस्लिम रूल था, मुस्लिम रूल में आपका सिचुएशन जो था, मुस्लिम रूल में आपके काफी ज्यादा रिजिड रूल्स थे, ठीक है, आपके वेरी रिजिड रूल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूरिंग द मुस्लिम रूल। तो ये देखिए मेडिवल पीरियड में सबसे ज्यादा खराब हालत हो गई है अब महिलाओं की। लेकिन फिर चेंजेस आते हैं। चेंजेस कैसे आते हैं? आपका भक्ति मूवमेंट आता है, ठीक है। भक्ति मूवमेंट स्टार्ट होते ही आपके कुछ अच्छे चेंजेस देखने को मिलते हैं समाज में, और महिलाओं को और ज्यादा सोशल और रिलीजियस फ्रीडम यहाँ पे मिलने लगा। देखिए सती प्रथा पे रोक लगने लगी, सती प्रथा कम होने लगा, एजुकेशन आपका इंप्रूव करने लगा। ये आपका इफेक्ट था ऑफ द भक्ति मूवमेंट, ठीक है। भक्ति मूवमेंट हमने देखा। इसके बाद हम लोग कुछ बात करते हैं ब्रिटिश इंडिया का जब फेज आता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी चली जाती है और ब्रिटिश इंडिया चालू होता है, उस समय क्या सिचुएशन था देख। जैसे कि हमने देखा कि भैया सती खत्म कर दिया गया, और उसके बाद आपका एजुकेशन भी में काफी काम किया गया, ठीक है, एजुकेशन इंप्रूव होता है। इसके अलावा कुछ लॉज ऐसे पास किए गए हैं जिससे आपके महिलाओं को एम्पावर किया गया। कौन कौन से लॉ? यानी कहीं ना कहीं लीगल सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लॉज देखेंगे, देखिए यहाँ 3 एक्ट बताया हमने इंपॉर्टेंट। देखिए विडो रीमैरेज एक्ट कब आया था? 1856 को। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट आता है 1929 में, और उससे 100 साल पहले आपका 1829 में आता है सती एबॉलिशन एक्ट 1829। तो ये कुछ लीगल आपके लॉज बनाए गए ब्रिटिश इंडिया के दौरान, जहां पे आपको स्ट्रेंथन किया गया, एम्पावर किया गया वुमेन को, और ये सब जो कुप्रथा है ये बंद की गई। तो ये तो लीगल एस्पेक्ट है। क्या ये सब जो चेंजेस आए ये अपने आप आ गए या किसी लीडर्स का भी कुछ योगदान था? तो कुछ आपके काफी इंपॉर्टेंट लीडर्स भी यहाँ पे सामने आते हैं। तो इनमें से सबसे बड़ा जो नाम है वो है राजा राम मोहन रॉय। फिर हमें बात करनी है जस्टिस रानाडे की, और ऑब्वियसली हम बात करेंगे तीसरे नंबर पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात की लीडर्स भी इस समय इमर्ज होते हैं ब्रिटिश इंडिया के दौरान। लीगल एस्पेक्ट देख लिया हमने, लीडर्स का इमरजेंस देख लिया। अब एक बात कर देते हैं भाई, कुछ आपके वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस भी स्टार्ट हो गए। वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे बात करनी होगी भारत महिला परिषद की,
और ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ 1947। तो यहाँ पे कुछ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन भी बन गई जो महिलाओं के राइट के लिए काम करने लगी। तो ये बात सिचुएशन था आपका ब्रिटिश इंडिया में। काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला आपको मेडिवल पीरियड से यहाँ पे, ठीक है। देखिए कुछ पोस्ट आपके इंडिपेंडेंस लॉज भी बनाए गए, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956, एंटी डाउरी एक्ट ऑफ 1961। ये कुछ लॉज हैं आपके मैरिज से रिलेटेड। नेक्स्ट आप बात करते हैं कि भाई सरकार का फोकस हमेशा रहता है आपका जेंडर इक्वालिटी पे और गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे, हमेशा सरकार का फोकस रहा है। और इसके वजह से आप कई बार देखते हैं कि इंडिया में हाई ऑफिसेस आपके महिलाओं के द्वारा आपका उनको हाई ऑफिसेस होल्ड कर किए हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल, आपके प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी रही हैं, उसके बाद स्पीकर में मीरा कुमार रही हैं। तो हाई ऑफिसेस में भी आपका होल्ड करते आप देख सकते हैं भारत में पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब देखिए फाइनल कंक्लूजन पे आएंगे हम लोग, ठीक है। तो कंक्लूजन करेंगे कुछ डेटा के साथ, ठीक है। ये पहले भी यूज कर सकते हैं लेकिन ये डेटा मैं बता रहा हूँ, मैं होता तो इसको मैं कंक्लूजन में यूज करता। देखिए ये सब बात की हमने देखा कि जैसे जैसे आपका एंशिएंट से लेके हम लोग इंडिपेंडेंस तक पहुंचे, सिचुएशन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट आपकी बेटर होती चली गई। तो लेकिन क्या कंप्लीट हो गई? तो यहाँ पे एक आप देख सकते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक डेटा है जो ये कहता है आपका जो वेज गैप है बिटवीन मेन एंड वुमेन, आपका जो वेज गैप है आपके मेन में और वुमेन में, ये है करीबन 20% का। 20% का वेज गैप है, मतलब मेन को 20% ज्यादा पेमेंट मिलती है एज कम्पेयर टू वुमेन। ये आपका ग्लोबल सिचुएशन है। लेकिन अगर इंडिया में वही सिचुएशन बताएं तो यही आपका जो गैप है ये बढ़ के हो जाता है 34%। तो इंडिया में जो आपका वेज गैप है दैट इज अबाउट 34% इंडिया में। ये आपका इंडिया का सिचुएशन है। चलिए ये एक हमने डेटा देखा, यहाँ देखा कि भैया वेज गैप तो है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्राइम की। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट है, एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से 2018 जो है ये आपका मैक्सिमम क्राइम अगेंस्ट वुमेन देखा गया, ठीक है। मैक्सिमम क्राइम देखा गया वुमेन के अगेंस्ट में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एनसीआरबी का डेटा बताता है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो रहे हैं, उसको भी रोकने की जरूरत है। फिर यहाँ पे बात करेंगे हम लोग लिटरेसी की। तो लिटरेसी में हम देखेंगे काफी बड़ा गैप है। जैसे मेल लिटरेसी अगर सेंसस का डेटा उठाएं तो दैट इज अबाउट 82.14%, और यही अगर हम लोग वुमेन की बात करें तो दैट इज अबाउट 65.46%। तो यहाँ भी आप काफी बड़ा गैप देख रहे हैं लिटरेसी में। तो इन सब गैप्स को हमें भरने की जरूरत है, लेकिन कुछ ऐसे डेटा हमको और मिलेंगे जो आपको बताते हैं कि इंप्रूवमेंट भी है, जैसे कि NFHS, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा जो डेटा दिया गया है वो बता रहा है कि जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं, जो न्यूट्रिशन पैरामीटर्स हैं, ठीक है, इन सब में आपको इंक्रीज देखने को मिलता है। इसके अलावा आपका अब्यूज के केसेस में भी आपका डिक्रीज देखने को मिला है। और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, लेबर फोर्स आपका जो पार्टिसिपेशन है उसमें भी हम देख सकते हैं कि काफी इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। तो ये पूरा मैटर है और इन सब मैटर से आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन आपका मेन भी बता दिया हमने, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है ये भी डिस्कस किया है ना। तो इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं 1-2 लाइन, उसके बाद आप शुरू हो जाइए एंशिएंट, मेडिवल और आपका मॉडर्न और पोस्ट इंडिपेंडेंस। फिर आपका छोटा सा कंक्लूजन दे दीजिए। कंक्लूजन में आप ये सब डेटा जो हमने बताया है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसका डेटा वेटा भी काफी आपके काम आएगा। तो इस क्वेश्चन को तो अच्छे से आप लिख लीजिएगा जरूर, ठीक है। ये हमारा चौथा क्वेश्चन खत्म हुआ। 20 क्वेश्चन में से 4। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले। कम्युनल वायलेंस इज इंस्टिगेटेड बाय रिलीजियस फैनेटिक्स, इनिशिएटेड बाय एंटी सोशल एलिमेंट्स, सपोर्टेड बाय पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स, फाइनेंस्ड बाय वेस्टेड इंटरेस्ट। ये एक स्टेटमेंट दे दिया गया है और इसके ऊपर कमेंट करने को कहा है आपको, ठीक है। अब कमेंट करेंगे, चलिए अब कमेंट करेंगे किस पे ये समझेंगे। सबसे पहला चीज ऑब्वियसली बात करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन की। क्वेश्चन को लिखेंगे, एक इंट्रोडक्शन हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग काफी चर्चा करेंगे। पहले तो ये समझेंगे कि ये क्वेश्चन लिखें कैसे, आपका इंट्रोडक्शन में क्या होगा, आपका मेन कंटेंट क्या होगा, उसके बाद थोड़ा बहुत हम लोग कंक्लूजन तो लिख ही सकते हैं खुद से, है ना। ये डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे जो इस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले तो कुछ और मैटर आपके पास होना चाहिए जो कोट कर सके आप, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन के जो भी स्कोप है उससे और एक्स्ट्रा हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो भैया इंट्रोडक्शन देखना है, इंट्रोडक्शन क्या लिख सकते हैं।
आप खुद अगर सोचेंगे तो क्या लिख सकते, क्या हम लोग कम्युनल वायलेंस के बारे में बात हो रही है, तो कम्युनल वायलेंस का डेफिनेशन लिख सकते हैं। इसका डेफिनेशन लिख दीजिए भाई, कम्युनल वायलेंस आखिर होता क्या है। ठीक है, चलिए आगे बताया गया, इट इज इंस्टिगेटेड बाय रिलीजियस फेनाटिक्स। इंस्टिगेट किया जाता है रिलीजियस फेनाटिक्स के द्वारा, इनिशिएट किया जाता है एंटी सोशल एलिमेंट्स के द्वारा, और सपोर्ट किया जाता है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के द्वारा, फाइनेंस्ड बाय वेस्टेड इंटरेस्ट। तो देखिए यहाँ पे 3 एक्टर्स की बात हो रही है। 3 आपके एक्टर्स हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है। सबसे पहले रिलीजियस फेनाटिक्स, ठीक है, रिलीजियस फेनाटिक्स को बात करेंगे हम लोग। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग एंटी सोशल एलिमेंट्स की। दूसरा आपका देखिए एंटी सोशल एलिमेंट्स, और तीसरा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। इन तीनों को हम लोग एक एक बार देख लेंगे। तो इसी में आपका देखिए 125 वर्ड्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है, सेक्शन ए डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा 125 वर्ड्स। ठीक है, फिर भी अगर बच जाए तो कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी इसके बाद हम लोग दे देंगे, तो आप क्वेश्चन कर सकेंगे। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले भाई डिफाइन कीजिए, पहले हम डेफिनेशन देते हैं। डेफिनेशन में क्या होता है, क्या है कम्युनल वायलेंस है, ये क्या है, ऑब्वियसली एक प्रकार का वायलेंस है। ठीक है, इस वायलेंस में खास बात क्या है, इस वायलेंस में खास बात ये है कि ये वायलेंस आपका कम्युनल लाइन पे होता है। कम्युनल लाइन पे होने का ये मतलब है कि आप ये जो वायलेंस है ये सॉलिडारिटी शो करता है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, और एक तरफ तो आप एक कम्युनिटी को सॉलिडारिटी शो करते हो, और दूसरी तरफ एक दूसरी कम्युनिटी होती है जिसके अगेंस्ट आप वायलेंस करते हो, जो होता है आपका विक्टिमाइज करते हो आप एक दूसरे कम्युनिटी को, विक्टिमाइज करते हो एक दूसरे कम्युनिटी को। देख लिया हमने, तो ये होता है वायलेंस। ये अपने शब्दों में आप लिख दीजिएगा, ऐसा प्रकार का वायलेंस जो कम्युनल लाइंस के ऊपर होता है, जिसमें आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ सॉलिडारिटी शो करते हो और दूसरे कम्युनिटी को आप विक्टिमाइज करते हो। इस प्रकार का वायलेंस को हम लोग कम्युनल वायलेंस बोलते हैं। तो ये अपने शब्दों में आप लिखिएगा। ठीक है, फिर आगे बात करें रिलीजियस फेनाटिक्स की। रिलीजियस फेनाटिक्स क्या करते हैं, आपके अंदर भावना इंस्टिगेट करते हैं। कैसी भावनाएं, ठीक है, दूसरे कम्युनिटी के अगेंस्ट भावनाएं आपके अंदर डेवलप की जाती है। ठीक है, क्या यूज करते हुए, ये यूज करते हैं डिफरेंसेस। कैसे डिफरेंसेस, आपके भाई रिलीजन का जो डिफरेंस है, पहला तो वही है रिलीजन का डिफरेंस, आपके कल्चर में डिफरेंस, इनको यूज करके दूसरे कम्युनिटी के प्रति आपके मन में एक हेट्रेड भरते हैं, और दूसरी कम्युनिटी को पोर्ट्रे किया जाता है एज इविल। उनको पोर्ट्रे किया जाता है कि ये काफी खराब लोग हैं, इविल लोग हैं। ठीक है, ताकि वायलेंस जस्टिफाई किया जा सके। ठीक है, ये काम करते हैं रिलीजियस फेनाटिक्स। और इससे होता क्या है, इट लीड्स टू या तो भाई मॉब लिंचिंग हो जाती है, मार दिया जाता है। ठीक है, मॉब लिंचिंग हो जाती है दूसरे कम्युनिटी की, और या तो फिर फोर्स कन्वर्जन किया जाता है दूसरे कम्युनिटी का, फोर्स कन्वर्जन। ठीक है, फोर्स कन्वर्जन जैसे चीजें होती हैं। तो ये काम होता है रोल ऑफ रिलीजियस फेनाटिक्स का, ये आपके अंदर भावनाओं को इंस्टिगेट करती है। ठीक है, सेकंड हम लोग रोल देखेंगे एंटी सोशल एलिमेंट्स का। अब देखिए आपके रिलीजियस फेनाटिक्स ने उकसा दिया लोगों को। अब ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो गुंडे हैं और जो ये उन्हीं को बोला जाता है बेसिकली एंटी सोशल एलिमेंट्स, ये क्या करते हैं, ये वायलेंस करते हैं। यही है जो मेन वायलेंस करते हैं, ये ट्रिगर करते हैं वायलेंस। और क्यों करते हैं भाई, वायलेंस करने का क्या फायदा, तो इनका कुछ ना कुछ सेल्फिश मोटिव होता है। जो भी आपके एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं उनका एक सेल्फिश मोटिव होता है, जिस मोटिव को पूरा करने के लिए वो वायलेंस को करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप उसका रोल भी देख सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का। पॉलिटिकल पार्टीज का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के आपके कुछ मेंबर्स होते हैं, इन मेंबर्स का कभी कभी ये वायलेंस में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, कभी ये एंटी सोशल एलिमेंट्स को भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज देखा गया है, कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टीज का एक और योगदान यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो टिकट्स भेजती है, जो टिकट्स देती हैं अलग अलग प्रत्याशियों को, वो कई बार आप देख सकते हैं रिलीजियस आधार पे दिया जाता है। रिलीजियन को बेस्ड करके रिलीजियस लाइंस पे आपके दिए जाते हैं ये टिकट्स। इसके अलावा आप देख सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं रैलीज। तो रैलीज में क्या करती हैं, रैलीज में आप देख सकते हैं कि कुछ स्पेशल आपके रिलीजन को, एक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप को टारगेट करती है। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं इनके रैलीज में, इनके भाषणों में, कि ये किसी आपके पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप को टारगेट कर रही हैं। तो ये सब हम लोग देखते हैं, दिस इज द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। और ये जो 3 है, इसके अलावा आप नॉन स्टेट एक्टर्स का भी इन्वॉल्वमेंट, आप नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे कि आपका पाकिस्तान आप देख सकते हैं पीओके में वो अपना इन्फ्लुएंस किया हुआ है।
ठीक है, कम्युनल डिवाइड क्रिएट करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा चाइना भी ये जो इंटरनल डिविजन्स हैं आपके इन मेनली इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में ऐसे जो रिलीजियस डिवाइड है उनको और ज्यादा फ्यूल करता है। तो देखिए ये जो आउटसाइड द कंट्री जैसे पाकिस्तान चाइना जो है उनका भी इन्वॉल्वमेंट होता है आपके फॉल्ट लाइंस क्रिएट करने में कंट्री में। तो ये सारा चीज हम लोग ने डिस्कस कर लिया। मोर और लेस क्वेश्चन इतने में ही आप समाप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप समझ गए। तो कम्युनल वायलेंस हमने डिफाइन कर लिया, उसको किस तरीके से रिलीजियस फैनेटिक्स लोगों ने इंस्टिगेट किया, एंटी सोशल लोगों ने किस तरीके से स्टार्ट किया वायलेंस, और किस तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इसको सपोर्ट करते नजर आए, और ये सब आपका वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण हुआ। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया है, तीनों एक्टर्स के बारे में बात कर ली गई है, और 125 वर्ड भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन अब थोड़ा सा डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। कम्युनलिज्म के ऊपर कुछ और चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं ताकि इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो उसको हम लोग टैकल कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले हमको बात करनी है कि ये जो कम्युनलिज्म है, कम्युनलिज्म के कॉजेस क्या है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ कम्युनलिज्म। तो सबसे पहले देखिए हिस्टोरिकल कॉजेस हैं। हिस्ट्री में अगर हम जाएंगे तो ये सारा जो डिवाइड है, रिलीजियस डिवाइड, ये ब्रिटिशर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था। उनकी एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के बारे में भी हम लिख सकते हैं। इसके अलावा आपका जो डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट है, सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड, आई होप आपको पता होगा क्या होता है सेपरेट इलेक्टोरेट। तो ये जो डिमांड है ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कम्युनलिज्म का। इसके अलावा देखिए आप पॉलिटिशियंस आपके हेट स्पीच, जो पॉलिटिकल हेट स्पीच है ये भी बहुत बड़ा इनकी भी जिम्मेदारी है कम्युनल हेट्रेड फैलाने में। इसके अलावा देखिए इकोनॉमिक भी हो सकता है। इकोनॉमिक यानी कि आपका इकोनॉमिक जो रिसोर्सेस हैं उनका अगर डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो जाए, किसी एक कम्युनिटी को ज्यादा मिले किसी को कम मिले, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। इसके अलावा आपका सोशल रीजन्स तो है ही, जैसे कि सबसे बड़ा हो गया फोर्स्ड कन्वर्जन। आपका फोर्स्ड जो कन्वर्जन होते हैं वो एक रीजन है। इसके अलावा बीफ कंजम्पशन एक इशू है, जो बीफ कंजम्पशन नहीं होना चाहिए। ये क्या कहते हैं हिंदुओं के लिए काफी क्या कहते हैं पवित्र होता है, और दूसरी कम्युनिटी अगर बीफ कंज्यूम करती है तो ये एक सोशल प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, फोर्स कन्वर्जन एक प्रॉब्लम है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स और देखिए, मतलब पूरे इतिहास में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं कम्युनलिज्म के। जैसे कि पहला बात किया हमने किसका, जजिया टैक्स लिया जाता था। उसके अलावा आपका टू नेशन थ्योरी, और इसी टू नेशन थ्योरी की वजह से एक नया कंट्री बनता है पाकिस्तान। ठीक है, इसके अलावा कई सारे आप ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे जो कम्युनल लाइंस पे बने हैं हिस्टोरिकली। एक तो देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना। ठीक है, तो इसकी देखा देखी कुछ हिंदू भी आपके ग्रुप्स बने, जैसे कि ऑल इंडिया हिंदू महासभा। ठीक है, हिंदू महासभा। इसके अलावा आपका एक पंजाब में ऑर्गेनाइजेशन था, पंजाब विश्व हिंदू परिषद। ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आप और लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं। कुछ ऐसे रिलीजियस मूवमेंट्स भी थे थ्रू आउट द हिस्ट्री, जैसे कि वहाबी मूवमेंट था। इसके अलावा देखिए शुद्धि मूवमेंट। ठीक है, और कुछ बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री, जैसे कि एक तो भाई पार्टीशन तो सबसे बड़ा था। सबसे बड़ा इंसिडेंट तो आपका पार्टीशन ही था। पार्टीशन के अलावा आप कह सकते हैं कि भैया 1985 के जो एंटी सिख राइट्स थे, एंटी सिख राइट्स, ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था कम्युनल डिसहार्मनी का। और एक सबसे बड़ा आप जब देखते हैं कश्मीरी हिंदू पंडित, तो कश्मीरी पंडित का जो एक्सोडस हुआ था, ठीक है, जो कि बेसिकली 1989 के दौरान हुआ था। सिख राइट्स हुए थे 1984 में, और पार्टीशन तो खैर आपको पता ही है 1947 में हुआ था। तो ये कुछ इंसिडेंट्स थे, तो बड़े बड़े इंसिडेंट्स अब कंट्री में हुए हैं रिलेटेड टू कम्युनलिज्म। तो कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा इसका, ये एक प्रॉब्लम तो है। ठीक है, तो अब सोल्यूशन पे कुछ चर्चा करते हैं हम लोग। क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका? भाई सबसे पहला है कि एक दूसरे के जो फेस्टिवल्स हैं उनको अगर साथ सेलिब्रेट किया जाए। फेस्टिवल्स जैसे कि ईद हो गया, दिवाली हो गया, जन्माष्टमी हो गया, एक दूसरे के फेस्टिवल्स में अगर आप सेलिब्रेट करें साथ में तो कम्युनल हार्मनी में वृद्धि होती है। इसके अलावा एजुकेशन, बच्चों को आपको एजुकेशन देना होगा और नॉन वायलेंस पे एजुकेशन मिलना चाहिए, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में नॉन वायलेंस का पार्ट पढ़ाइए, पीस का पार्ट पढ़ाइए, पीस का इंपॉर्टेंस के बारे में बात बताइए। इसके अलावा सेक्युलरिज्म को समझना है लोग, साथ में ऑब्वियसली कंपैशन और ह्यूमैनिटी, ये सब भी डेवलप होना चाहिए। तो ये सब वैल्यू बेस्ड एजुकेशन आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है ना, याद रखिए वैल्यू बेस्ड एजुकेशन।
ठीक है, चलो हो गया, फेस्टिवल से सेलिब्रेट कर लिए, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हो गया, ठीक है। और इसके अलावा आपका तीसरा सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा एक रोल आपका मीडिया का भी आता है, मीडिया को भी एक बड़ा रोल करना पड़ेगा टू प्रमोट रिलीजियस हार्मनी। अपना कंटेंट ऐसा होना चाहिए मीडिया का कि रिलीजियस हार्मनी बढ़े, ठीक है, ना कि डिसहार्मनी, ठीक है। और एक आपका फंडामेंटल ड्यूटी भी लोगों का होना चाहिए। अब देखिए फंडामेंटल ड्यूटी में हम लोग पढ़ते हैं डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर। लोगों में अगर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होगा तो हर एक चीज को वो अच्छे से बारीकी से समझ पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे और आपके ऐसे कम्युनल विचारधाराओं को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये हो गया सोल्यूशन। इन सोल्यूशंस पे अगर हम काम करें तो कम्युनलिज्म जैसी प्रॉब्लम हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब आई होप कम्युनलिज्म सेक्युलरिज्म के ऊपर कोई क्वेश्चन अगर आएगा तो उसका अच्छा अटेम्प्ट तो आप कर ही सकते हैं, काफी डेटा दे दिया आपको। तो अगला सवाल है आपका डिस्कस द सोल्यूशन टू अर्बन प्रॉब्लम्स, ठीक है। ऑब्वियसली ये भी आपको 125 वर्ड्स लिखने हैं और 8 मार्क्स का है ये, ठीक है। अभी ये समझना इसमें कोई तो डिफिकल्ट तो है नहीं। देखिए टर्म देखिए क्या यूज कर रहा है, देखिए डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे, सोल्यूशन, किसका सोल्यूशन, अर्बन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन। तो यहीं पे आपका डिसाइड हो गया क्वेश्चन में क्या करना है। ऑब्वियसली अर्बन प्रॉब्लम्स हम लोग बताएंगे कौन कौन से अर्बन प्रॉब्लम्स है, ये इंट्रोडक्शन हो गया आपका, और इसका जो सोल्यूशन है ये आपका मेन बॉडी हो गया। उसके बाद किस तरीके से कंक्लूड करना है आप समझदार हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज डिस्कस करते हैं, इंट्रोडक्शन और मेन। तो पहले तो बात करते हैं क्या क्या अर्बन प्रॉब्लम्स है। तो अर्बन प्रॉब्लम्स को एक बार हम लोग डिस्कस कर देते हैं, तो उसको एकदम शॉर्ट में लिख देना इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसका थोड़ा सोल्यूशन को मैं थोड़ा सा विस्तार करिएगा, ठीक है, और 125 वर्ड्स आपके कवर हो जाएंगे। चलिए बात करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन की, डिस्कस करेंगे अर्बन प्रॉब्लम। देखिए प्रॉब्लम क्या क्या है। प्रॉब्लम देखिए अर्बन प्रॉब्लम्स में ओवर क्राउडिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा कंजेशन यानी कि देखिए आप कहीं 40% ऑफ जो भी अर्बन एरिया है वो तो आपके स्लम्स हैं, तो ये स्लम्स की प्रॉब्लम भी काफी बड़ी है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ओवर क्राउडिंग में तो कुछ समझाने वाली बात है नहीं कि भाई आपके गांव से उठ के लोग शहरों में माइग्रेट करते हैं, ठीक है, जिससे आपके शहर आपके ओवर क्राउडेड हो जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए हेल्थ एंड सैनिटेशन की प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी हैं। साथ में आपके डेवलपमेंट करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं। साथ में प्रॉपर प्लानिंग की भी जरूरत होती है अर्बन एरियाज की, प्लानिंग अगर ठीक से ना हो तो भी कुछ प्रॉब्लम्स इश्यूज आ जाते हैं। और इसके अलावा आपके अर्बन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी हमें आवश्यकता पड़ती है। तो ये कुछ आपके होते हैं अर्बन प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं या पॉइंट्स में लिख सकते हैं आपका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट में क्या क्वेश्चन मांग रहा है कि सोल्यूशन दे दीजिए आप इसका। तो सोल्यूशन एक करके लेते हैं। तो सबसे पहला ओवर पॉपुलेशन या ओवर क्राउडिंग का जो सोल्यूशन है वो ये है कि दो चीजें हो क्या रहा है, गांव से उठ के लोग शहर में जा रहे हैं ना, तो पहला तो चीज ये है कि जब शहर जा रहे हैं तो शहर का जो एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द सिटी, उसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं। और दूसरा आप सोल्यूशन ये कर सकते हैं कि अगर विलेजेस को ऐसे स्मार्ट विलेज बना दिया जाए, यानी कि सारे जो अर्बन में माइग्रेशन हो रहा है, क्योंकि अर्बन कुछ फैसिलिटीज देता है आपको, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे एंड में। तो उसके लिए लोग इस तरीके से माइग्रेट कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे स्मार्ट विलेजेस बन जाए, यानी कि उन विलेजेस में भी वो सारे सुविधाएं उपलब्ध करा दिए जाए, तो लोग माइग्रेट करेंगे नहीं, ओवर क्राउडिंग बच जाएगी, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम है स्लम्स का, ठीक है, कंजेशन ज्यादा है, स्लम्स ज्यादा है, तो हमें चाहिए कि हम अफोर्डेबल हाउसिंग करें। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए वर्क करने की आवश्यकता है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग के साथ साथ कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस पे भी हम लोग वर्क कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग को पता होना चाहिए। ग्रीन बिल्डिंग्स बन रही हैं जो आपका कोई भी CO2 का एमिशन नहीं कर रही है, ठीक है, ऐसे बिल्डिंग्स को ग्रीन बिल्डिंग्स बोल दी हैं। तो इस प्रकार कई सारे इनोवेटिव सॉल्यूशंस है आपके हाउसिंग सेक्टर में जो हमें एम्प्लॉय करना चाहिए, जिससे हमारा हाउसिंग जो है और ज्यादा अफोर्डेबल बने और ये जो स्लम्स की समस्या आपकी होती है अर्बन एरियाज में वो आपका फिर खत्म हो। इसके अलावा थर्ड प्रॉब्लम हमने बात करी हेल्थ एंड सैनिटेशन की। हेल्थ एंड सैनिटेशन को कैसे दूर कर सकते हैं? पहली बात आपका सेफ और क्लीन वाटर, ठीक है, सेफ और क्लीन वाटर आप प्रोवाइड करिए लोगों को। इसके अलावा आपका सैनिटेशन ड्रिल्स क्या होता है? लोगों को जागरूक करना अबाउट सैनिटेशन, क्या क्या उनको करना पड़ेगा ताकि आपका
लोग और उनके आसपास का एरिया सैनिटाइज रह सके, जर्म फ्री रह सके, उनके लिए कौन कौन से लोगों को स्टेप्स लेने की जरूरत है, ठीक है, ये सब लोगों को समझाना आर सैनिटेशन ड्रिल्स, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं भाई सैनिटेशन ड्रिल्स बता दिए लोगों को, लोग किस तरीके से साफ सुथरा रह सकते हैं। आपका क्लीन वाटर से सारे डिजीजेस काफी सारे आते हैं, तो क्लीन और सेफ अगर वाटर होगा तो भी डिजीजेस कम होंगे। और बाई चांस अगर लोगों को डिजीज हो जाता है तो आपके जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो अफोर्डेबल होने चाहिए, अफोर्डेबल मेडिकल फैसिलिटी। ये बात होगी आपके हेल्थ एंड सैनिटेशन की। फिर बात करते हैं हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए देखिए बेसिकली एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग विलेज से शहर की तरफ आते हैं। विलेज में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अगर विलेज में ही एम्प्लॉयमेंट डेवलप कर दिया जाए, उसके लिए हमको आपके विलेज सेंट्रिक डेवलपमेंट की जरूरत है। विलेज सेंट्रिक डेवलपमेंट यानी कि जो डेवलपमेंट जो अर्बन एरियाज में होता है वो अगर विलेज में ही होने लग जाए और विलेज में ही जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने लग जाए तो भाई सब लोग अर्बन एरियाज में आने की जरूरत नहीं है, उनको जॉब आपके विलेजेस में ही मिल जाएगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या भी दूर अगर होती है विलेजेस में तो आपका अर्बन ओवरक्राउडिंग कम होगा। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, देखिए एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमको वेस्ट मैनेजमेंट करना है। वेस्ट मैनेजमेंट, तो वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी समस्या होती है अर्बन एरियाज में। वेस्ट मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए प्रॉपर तरीके से और उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए ताकि वो एनवायरमेंट को इफेक्ट ज्यादा ना करे, ठीक है। आखिरी पॉइंट हम लोग बात करेंगे फाइनेंस, प्लानिंग और रिसर्च के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए हम लोगों को फाइनेंशियल ये भी हेल्प करना पड़ेगा। फाइनेंशियल यानी कि आपके जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, अर्बन एरियाज हैं, उनको पैसों की कमी ना हो तो उनको आपका ग्रांट्स स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से जो ग्रांट्स हैं उसका डेवोल्यूशन होना चाहिए। इसके अलावा अर्बन लोकल बॉडीज को पावर होनी चाहिए कि वो फंड्स रेज कर सके, दे कैन रेज फंड्स। इस तर्ज पे आपका एक स्टेप काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि आपका म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। अर्बन लोकल बॉडी म्यूनिसिपल बॉन्ड्स रेज कर सकती है, तो ये अथॉरिटी भी अर्बन लोकल बॉडीज को मिलनी चाहिए। तो इन बॉन्ड्स के थ्रू आपका फाइनेंस हो सकता है डेवलपमेंट प्रोसेस इन द अर्बन लोकल बॉडीज। ये हमने फाइनेंशियल देखा। इसके अलावा देखिए आपके रिसर्च की भी जरूरत है। रिसर्च, तो डेवलपमेंट में कुछ रिसर्च वर्क की जरूरत है। आपके जो अर्बन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कुछ रिसर्च डेवलपमेंट में खर्चा करना होगा, रिसर्च करना होगा, इनोवेशन करना होगा, ठीक है। और इसमें गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हेल्प ले सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके ऐसे आपके सोल्यूशन ढूंढ सकती है। तो ये सारे बात हो गए, ठीक है। क्या कुछ ऐसे रिकमेंडेशंस दिए गए हैं जैसे कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बना था, उसने भी कुछ रिकमेंडेशन दिए, तो यहाँ उसकी भी चर्चा आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि आपके इस कमीशन ने कहा कि जो वाटर सप्लाई है, जो पानी का जो सप्लाई होता है, ये आपका अर्बन लोकल बॉडीज के जुरिस्डिक्शन में होना चाहिए, अर्बन लोकल बॉडीज के जुरिस्डिक्शन में होना चाहिए। इसके अलावा अगला स्टेप इन्होंने बताया काफी इंपॉर्टेंट, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स आप ले सकते हैं। किससे रिलेटेड टू कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज को कलेक्ट करना और डिस्पोज करना काफी बड़ा चैलेंज होता है, उसमें आप भाई प्राइवेट सेक्टर की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भाई सैनिटेशन को आप अपना प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखिए, और इस तरीके से काम करें कि कम्युनिटी पार्टनरशिप भी हो, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन भी हो। ये तो कुछ बात बताई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने। इसके अलावा नीति आयोग के भी कुछ रिकमेंडेशन है, उसको भी चर्चा करते हैं। नीति आयोग ने क्या बोला है, ठीक है। नीति आयोग ने सबसे पहली बात यहाँ पे ये बोली है कि जो आपके म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, म्यूनिसिपल बोर्ड्स होते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं, उनके जो आपके स्टाफ है, स्टाफ ऑफ म्यूनिसिपल स्टाफ, ठीक है, उनको म्यूनिसिपल स्टाफ बोला गया है, म्यूनिसिपल स्टाफ। तो उनको उनका स्किल डेवलपमेंट करना है, उनको ट्रेनिंग देनी है। तो ये सबसे पहला रिकमेंडेशन है नीति आयोग का। दूसरा रिकमेंडेशन है तो वो तो ऑब्वियस है, उन्होंने कहा है कि अर्बन लोकल बॉडीज को आपको फंड रेज करने का पावर मिलना चाहिए, फंड रेज कर सके वो किसके थ्रू, देखिए म्यूनिसिपल बॉन्ड्स का एक तरीका है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया। तो ये कुछ रिकमेंडेशन नीति आयोग के भी आए थे, हमने ये सब चीजें भी यहाँ डिस्कस कर ली है। तो यहाँ पे क्या हम लोगों ने क्वेश्चन
खत्म कर लिया, डिस्कस कर लिया हमने भाई प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, उसके सारे सोल्यूशन भी आपको दे दिए। ठीक है, हर एक प्रॉब्लम का एक एक सोल्यूशन दे दिया, फाइनेंस का सोल्यूशन, प्लानिंग का सोल्यूशन, रिसर्च का सोल्यूशन, सारे सोल्यूशन हम दे चुके हैं। तो हम ये कह सकते हैं 125 वर्ड्स का आराम से आंसर आप लिख सकते हैं। लेकिन डिस्कशन को थोड़ा सा और लंबा खींचते हैं तो एक चीज और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द रीजंस फॉर अर्बनाइजेशन। ये आपका रूरल से अर्बन का जो माइग्रेशन होता है ना, ये आपका रूरल है, ये अर्बन है, ये माइग्रेशन जो हो रहा है इसकी वजह से अर्बनाइजेशन हो रहा है। अर्बन एरियाज आपके और ज्यादा फैलते चले जा रहे हैं, क्राउडेड होते चले जा रहे हैं। तो समस्या यहीं पर है। तो हमको कभी कभी रीजंस देखना पड़ता है समस्या को सॉल्व करने से पहले। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस। तो ये भी एक डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो रीजन बेसिकली आपके क्या क्या होते हैं। सोशल रीजन हो सकता है, आपका इकोनॉमिक रीजन हो सकता है, या आपका पॉलिटिकल रीजन भी हो सकता है। सोशियो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल रीजन, इनको डिस्कस करते हैं पहले। भाई सोशल रीजन कैसे हो सकता है। बेटर फैसिलिटी मिलती है आपके शहरों में, आपकी जो फैसिलिटीज हैं वो बेटर, कौन कौन सी फैसिलिटीज होती हैं। ठीक है, कुछ कुछ फैसिलिटीज के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, एजुकेशन के लिए आते हैं कुछ लोग, एजुकेशन के अच्छे स्कूल्स नहीं होते गांव में, तो शहर आते हैं। उसके बाद हेल्थ फैसिलिटीज आते हैं, अच्छे हॉस्पिटल नहीं होते, सोशल बेनिफिट नहीं मिलते हैं आपके विलेजेस में, जो कि अर्बन एरियाज में मिलते हैं। सैनिटेशन की फैसिलिटी बेटर होती है आपके अर्बन एरियाज में। तो ये बेटर फैसिलिटीज के लिए लोग आपका रूरल से अर्बन माइग्रेट करते हैं। इसके अलावा और क्या रीजन है। इकोनॉमिक रीजन से, इकोनॉमिक रीजन का मतलब क्या है भाई, गांव में आपकी जॉब नहीं लगेगी, एम्प्लॉयमेंट के लिए बेसिकली, एम्प्लॉयमेंट ढूंढते ढूंढते, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढते ढूंढते लोग आते हैं आपके सिटीज में। देखिए, पॉलिटिकल भी एक इशू है। आपका जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का ज्यादा फोकस क्या होता है, अर्बन डेवलपमेंट में होता है, रूरल डेवलपमेंट में नहीं। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि भाई मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न फैसिलिटीज जो है, मॉडर्न फैसिलिटीज वगैरह आप उसमें ओनली अर्बन एरियाज में ही मिलता है। ठीक है, रूरल एरियाज में मॉडर्नाइज नहीं हुआ है रूरल एरिया। तो मॉडर्नाइजेशन के लिए भी लोग अर्बन एरिया आना पसंद करते हैं। ये कुछ रीजन है आपका, क्यों आपका अर्बन माइग्रेशन हो रहा है, क्यों अर्बनाइजेशन हो रहा है सिटीज का। तो ये कुछ रीजन हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया एक्स्ट्रा। देखिए, गिव एन अकाउंट ऑफ मिनरल्स फाउंड इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मिनरल्स फाउंड होते हैं। तो देखिए, ये शब्द याद रखिए, गिव एन अकाउंट, किसका, मिनरल्स का, उत्तर प्रदेश में जो फाउंड होता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये जो मिनरल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्या क्या पाए जाते हैं, उसके बारे में केवल आपको फैक्ट्स बताना है और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। केवल फैक्ट्स पता होने चाहिए आपको। और अगर ये देखिए, उत्तर प्रदेश का मैंने एक मैप बनाने का कोशिश किया है हाथ से, ऐसे आप भी बना सकते हैं हाथ से मैप। तो यहाँ पे देखिए मिनरल्स मिलते कहाँ पे हैं। ठीक है, तो मेनली आपका जो साउथ में, यूपी के साउथ में आपका विंध्यन रॉक्स है। ठीक है, विंध्यन माउंटेन्स, विंध्यन रॉक। तो इन विंध्यन रॉक्स में ही आपको सारे मिनरल्स मिलते हैं। तो ये जो आपके जो सिटीज हमने यहाँ पे मार्क किए ना, ललितपुर, बांदा, P फॉर प्रयागराज, M फॉर मिर्जापुर, S फॉर सोनभद्र, उसके बाद मऊ, ये कुछ रीजन है जहां पे आपको मिलेगा मिनरल्स मिलेंगे। तो इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो जगह है वो है आपका मिर्जापुर और सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र और मिर्जापुर सबसे इंपॉर्टेंट है मिनरल्स के लिए। लोकेशन कहां पे आप देख सकते हैं मैप में, ये देखिए, मिर्जापुर है, सोनभद्र है। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें मिलती हैं देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलेगा मार्बल के अलावा आपको यहाँ पे मिलेगा लाइमस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन के अलावा मिल जाएगा आपको बैराइट्स, BARYTES। इसके अलावा मिलेगा आपको इडाल्यूसाइट्स, EDALUSIT, इडाल्यूसाइट। ठीक है, तो इसके अलावा फाइनली आपको मिलेगा डोलोमाइट। ठीक है, डोलोमाइट। अब देखिए, लाइमस्टोन के लिए कुछ स्पेशल एरियाज आपके फेमस है। जैसे मिर्जापुर में कौन सा एरिया है, स्पेशल एरिया है जिसको बोलते हैं हम लोग गरुमा, कानाच, बापूहारी। देखिए, मिर्जापुर में जगह है, नाम है गरुमा, कानाच, बापूहारी। सोनभद्रा में जगह है करजाहाट। ये कुछ फेमस जगह है जहां पे आपको मिलेगा लाइमस्टोन। बाकी मार्बल मिलता है, बैराइट मिलता है, एडालूसाइट मिलता है, डोलोमाइट मिलता है आपका मिर्जापुर, सोनभद्र में। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन आपको पता चल गया, तो ये लिख दीजिएगा एग्जाम में। इसके अलावा देखिए, ललितपुर इंपॉर्टेंट है आपका यूरेनियम के लिए, ललितपुर आपका वेरी इंपॉर्टेंट। और बांदा फेमस है आपका बॉक्साइट के लिए। बॉक्साइट याद करना भी आसान है, B फॉर बांदा, B फॉर बॉक्साइट, ललितपुर यूरेनियम, ये तो याद रहेगा। और मिर्जापुर, सोनभद्र हमें पता है ये सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, और बात करते हैं हम ग्लास सैंड, मतलब वो सैंड जिससे आपका कांच बनाया जाता है, ग्लास बनाया जाता है। वो कहाँ मिलेगा आपको, बांदा में मिल जाएगा, प्रयागराज में मिल जाएगा और आपका मऊ में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जगह हो गए आपके ग्लास सैंड के।
तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हो गए। और भी अदर मिनरल्स में आप कुछ नाम याद रख सकते हैं। अदर मिनरल्स, इन मिनरल्स के अलावा कौन कौन से मिनरल्स बच गए? तो आयरन और भी मिलता है यहाँ पे थोड़े मात्रा में। इसके अलावा आपको क्ले मिलता है। क्ले चाहे वो ब्रिक क्ले हो सकता है, चाइना क्ले हो, ठीक है, इन दोनों क्ले में से दोनों ही मिलता है। इसके अलावा कोल भी आपको मिल जाता है, ठीक है, यूपी में कोल मिलेगा आपको। आयरन और तो देख लिया। सैंडस्टोन मिलेगा आपको, सैंडस्टोन भी आपको मिलता है। इसके अलावा आपका एंडाल्यूसाइट, पायरोफाइलाइट और सिलिमानाइट, ठीक है। तो आपका ये देखिए, इसमें एक बार सर्च कर सकते हैं ये सारे जो ओर हैं, कौन कौन से मटेरियल के ओर हैं, तो कौन से मेटल्स इनसे एक्सट्रैक्ट होते हैं, ये आप पता कर सकते हैं। तो ये सारे आपके मिनरल्स, ये हमने पढ़ा भी वैसे केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको और मिलती है मिनरल्स। तो आई होप इतना सब जो मटेरियल बताया, इससे 125 वर्ड तो आप खींच लेंगे बड़े आराम से। और केवल कुछ नहीं करना, मिनरल्स ये फैक्ट बेस्ड, इसको थोड़ा सेंटेंस में लिख देना है आपको और आपका आंसर तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एन्यूमरेट कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट्स फॉर स्मार्ट सिटी। इसमें जो मेन वर्ड है उसको देखते हैं पहले। एन्यूमरेट मतलब आपके कितने एलिमेंट्स हैं, जैसे 1 2 3 4 कितने आप कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट्स मेंशन कर सकते हैं, यही है क्वेश्चन। किसका? स्मार्ट सिटी का, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप गेस कर सकते हो क्या होगा। इंट्रोडक्शन में हम लोग बात करेंगे स्मार्ट सिटी के डेफिनेशन के बारे में, होता क्या है स्मार्ट सिटी और उसका एम क्या है, उसका नीड क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन हो जाएगा। उसके बाद जब ये इंट्रोडक्शन खत्म होगा, फिर हम लोग बात करेंगे स्मार्ट सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। उसको हम नंबर वाइज, पॉइंट वाइज हम लोग इस तरीके से एक्सप्लेन करते चले आएंगे और इसी के साथ ही हमारा ये क्वेश्चन ओवर हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं स्मार्ट सिटी होती क्या है। स्मार्ट सिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो स्मार्ट सिटी जैसे नाम से पता चल रहा है, एक सिटी है, ठीक है, जिसमें आपको एक डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ लीड कर सकते। एक डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ साथ वहां पे आपके क्लीन और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट होता है। और ये क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर बनाना और क्लीन और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बनाने के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं स्मार्ट सॉल्यूशंस का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्मार्ट सॉल्यूशंस क्या होंगे ये हम लोग बताएंगे आगे, मेन जो हम लोग कंटेंट लिखेंगे उसमें, ठीक है। अब चलिए मेन कंटेंट पे आ जाते हैं। तो मेन कंटेंट में हमको क्या करना है, इन्यूमरेट करना है कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो भाई सबसे पहले क्या हो सकता है, बिजली हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर के अलावा वाटर सप्लाई भी प्रॉपर होना चाहिए। वाटर सप्लाई के बाद देखिए पानी हो गया, बिजली हो गया। इसके अलावा आपका सैनिटेशन और सॉलिड वेस्ट। इसके अलावा अगला जो है पॉइंट वो है हाउसिंग, घर होने चाहिए अच्छे, ठीक है। हाउसिंग जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग, बहुत ज्यादा महंगे नहीं, ठीक है। स्मार्ट सिटी में अफोर्डेबल हाउसिंग भी आपको मिलेगा। इसके अलावा आपका अब जैसे केवल घर होने की जरूरत नहीं ना, आपके मार्केट भी होता है और एक जगह से दूसरी जगह आप जाते हैं, तो उसके लिए आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होना चाहिए। तो ट्रैवल करने के लिए ऐसा नहीं कि आप अपनी कार हमेशा निकालें या स्कूटी निकालें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही आपका काम हो जाए, ठीक है, प्राइवेट व्हीकल की जरूरत ही ना पड़े। तो ये बात यहाँ पे हमने समझी। अब देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा देखिए बच्चों का स्कूल होना चाहिए, ठीक है। हेल्थ की फैसिलिटीज होनी चाहिए, हेल्थ एंड एजुकेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज होनी चाहिए आपके स्मार्ट सिटी में, ठीक है। इसके अलावा ई गवर्नेंस, जो सिटी का जो गवर्नेंस होना चाहिए वो आपका डिजिटल फॉर्मेट में होना चाहिए। ई गवर्नेंस की सुविधा होनी चाहिए, जैसे कोई बिल भरना हो तो ऑनलाइन भर सके, इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपकी सोसाइटी इस प्रकार से हो कि आपस में जो उसके सिटीजन है, आपका सिटीजन पार्टिसिपेशन जरूरी है, पार्टिसिपेट करें। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें सिटीजन का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी होता है होना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, अच्छा इस समय आज के जमाने में इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरूरत है किसकी, रोबस्ट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ये सब चीजें हो गई। इसके अलावा भाई आप सिटी में रह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है चोरी ज्यादा हो रही है या कोई वायलेंस वाला एक्टिविटी हो रहा है, तो हमें ध्यान रखना है सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी ध्यान होना, खासकर किसकी सेफ्टी, एल्डरली, जो कि बुजुर्ग लोग हैं, एल्डरली की सेफ्टी। एल्डरली के अलावा आपके चिल्ड्रन सेफ्टी और वुमेन सेफ्टी। तो इन सब
के सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी हम लोगों को ध्यान रखना होगा आपके स्मार्ट सिटी में, ठीक है। और ऑब्वियसली सिटीजन ऑन अ होल, तो किसी भी सिटीजन के सेफ्टी का ख्याल हमें रखना पड़ेगा, खासकर एल्डरली, चिल्ड्रन और वुमेन की। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने बताया, मेन पॉइंट्स। ले अब कुछ स्मार्ट सोल्यूशंस की बात करते हैं। स्मार्ट सोल्यूशंस की कुछ और बात करते हैं आपके स्मार्ट सिटी में। भाई स्मार्ट सिटी है ना, उसमें स्मार्ट क्या है, कुछ ऐसे स्मार्ट सोल्यूशंस होने चाहिए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला बात करते हैं हम लोग एनर्जी की। एनर्जी मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? तो भाई स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मतलब बेसिकली स्मार्ट मीटर। और एनर्जी में अगर जो सिटी में एनर्जी का यूसेज हो रहा है वो रिन्यूएबल एनर्जी से हो तो बहुत अच्छी बात है। और एनर्जी की एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए, वेस्टेज कम से कम होना चाहिए। अभी ग्रीन बिल्डिंग्स का कंसेप्ट आया है। भाई अगर ग्रीन बिल्डिंग है तो और अच्छी बात है, यानी कि ग्रीन बिल्डिंग का मतलब आपका कोई भी कार्बन एमिशन नहीं कर रहा है, ठीक है, बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग में कोई भी कार्बन एमिशन नहीं हो रहा है तो उसे ग्रीन बिल्डिंग बोल देंगे। तो ऐसे ग्रीन बिल्डिंग्स का भी कंसेप्ट आया है अभी। तो ये सब सोल्यूशन का इस्तेमाल आपका स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट में हम लोग कर सकते हैं। और अर्बन मोबिलिटी, स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी, जैसे कि आपका स्मार्ट पार्किंग हो। स्मार्ट पार्किंग के अलावा आप ये कह सकते हैं कि आपका स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, ठीक है। देखिए वाटर मैनेजमेंट पे काम करने की जरूरत है। अगर मान लेते कोई लीक हो रहा है तो लीक का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए ताकि पानी बर्बाद ना हो। लीक आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। पानी का यूसेज में भी आप लोग स्मार्ट मीटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मार्ट मीटर्स, ठीक। इसके अलावा हम लोग कर सकते हैं वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग। वाटर की क्वालिटी ठीक है कि नहीं उसको भी मॉनिटर करने की। अच्छा, कोई काम खराब हो तभी उसको ठीक करें ऐसा जरूरी नहीं है। हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में भी फोकस कर सकते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी कर सकते हैं। तो ये कुछ आपके स्मार्ट तरीके हैं आपके सिटी को मैनेज करने के, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं वेस्ट मैनेजमेंट भी तो कर सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई जो भी आपका वेस्ट है, वेस्ट को हम लोग किस तरीके से आपका इसके अलावा रिड्यूस करें। भाई आपका रिड्यूस करें, कोशिश करें कि वेस्ट कम से कम हो, और जो हो उसको रिसाइकिल करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका ऑर्गेनिक वेस्ट में हम लोग कंपोस्ट कर सकते हैं। कंपोस्टिंग का इस्तेमाल हम लोग एज अ फर्टिलाइजर्स कर सकते हैं। फर्टिलाइजर्स पेड़ों में दे सकते हैं ताकि आपका प्लांट का ग्रोथ हो। तो कंपोस्टिंग हम लोग कर सकते हैं वेस्ट का, ठीक है। अच्छा, वेस्ट अगर वाटर हो, वेस्ट वाटर की अगर हम बात करें तो वेस्ट वाटर का आप लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऐसे आपके ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा सकते हैं कि वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो ये आपका स्मार्ट सिटी में काफी इंपॉर्टेंट योगदान दे सकता है वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? हमने बात करी ई गवर्नेंस। देखिए ई गवर्नेंस की बात करें तो ई गवर्नेंस में कोई भी, जैसे आप सिटी में एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन देना हो तो कोई भी, जैसे पब्लिक इंफॉर्मेशन देना हो, पब्लिक को आपको कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है वो आपका डिजिटल फॉर्मेट में आप कर सकते हैं। आपके ई सर्विसेज जैसे कि हमने बताया कि कोई बिल पेमेंट करना हो तो वो ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकता है। ऐसे और भी ई सर्विसेज हो सकते हैं, आप प्रोवाइड कर सकते हैं सिटीजन्स को। तो ई सर्विसेज की डिलीवरी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, कैमरास का इस्तेमाल कर सकते हैं। किस लिए? ताकि कोई क्राइम ना हो। बेसिकली क्राइम मॉनिटरिंग करने के लिए वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका यह है कि सिटीजन एंगेजमेंट, ठीक है। सिटीजन को हम लोग एंगेज करेंगे किसमें? भाई कोई भी क्राइम हो रहा है कि नहीं, मतलब सिटीजन कैन एक्ट एज एन आई एंड ईयर, ठीक है भाई। सिटीजन का एंगेजमेंट कर सकते हैं। सिटीजन बेसिकली आंख और कान है एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है। कोई भी क्राइम हो रहा है, कुछ भी दिक्कत हो रही है तो सिटीजन फीडबैक लीजिए, आप उस पर काम करिए। तो ये सब आप ई गवर्नेंस के अंतर्गत लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना मैटर आई होप सफिशिएंट है। हमारा क्वेश्चन तो यहाँ पे निपट गया, लेकिन हम लोग डिस्कशन थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स के बारे में भी कुछ चर्चा करते हैं कि भाई ये स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट के कौन से स्कीम्स है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग, देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ठीक है। इस स्कीम के बारे में कुछ बात कर। देखिए आपका जो इसका एम क्या है, हाउसिंग फॉर ऑल। 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल इज द एम ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपका जो स्लम्स है, स्लम्स के रिहैब के लिए ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, आपका स्लम्स का रिहैबिलिटेशन करना। इसके अलावा और क्या बात करिए, आपको सब्सिडी दिया जाएगा, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी, ठीक है। आपको दिया जाएगा क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी। बेसिकली कुछ क्रेडिट दे दिया जाएगा और उस क्रेडिट में कुछ सब्सिडी मिलेगा आपको ताकि आप अपना घर बना सके, ठीक है। स्लम्स के रिहैबिलिटेशन के लिए काम किया जाएगा, जो कि बताया।
और बेसिकली हाउसिंग को अफोर्डेबल बनाने की बात है, ठीक है। तो अब इसके बेनिफिशियरीज कौन होंगे ये समझते हैं। तो पहली एक अच्छी बात है, यहाँ पे जो ओनरशिप है, ओनरशिप ऑफ हाउसेस, वो किसी महिला को ही मिलेगी, एक वुमेन को ही मिलेगी, या अगर वुमेन को नहीं तो जॉइंट भी मिल सकती है, ठीक है। जॉइंट ओनरशिप भी मिल सकता है, वुमेन किसी और के साथ जॉइंट ओनरशिप में आ सकती है, ठीक है। तो एक तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट किया जा रहा है। अच्छा, आपके जो भी घर बनेंगे उसमें सारी फैसिलिटी दी जाएगी। फैसिलिटी कैसी फैसिलिटी? उनमें देखिए टॉयलेट होगा, टॉयलेट के अलावा पानी का कनेक्शन होना जरूरी है, पानी का कनेक्शन होगा, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का कनेक्शन यानी कि पावर कनेक्शन भी होगा। ये 3 जो इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज हैं किसी भी हाउस में जो होनी चाहिए, वो सब इसमें अवेलेबल होंगी इन हाउसेस में। किसको दिया जाएगा प्रेफरेंस, किसको दिया जाएगा? तो बेसिकली आपका जो प्रेफरेंस है वो भाई SC और ST को, OBC यानी कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको दिया जाएगा। इसके अलावा जो माइनॉरिटीज हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, उनको भी दिया जाएगा आपका चलो ये तो बात हो गई, शॉर्ट हमने डिस्कशन किया प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। अब देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को कैसे बोल सकते हैं, विलेजर्स के लिए, तो ये भी है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो ये बेसिकली आपका कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो बेसिकली पहले इसी स्कीम का नाम था इंदिरा आवास योजना, तो इसी इंदिरा आवास योजना को ही दोबारा से चालू किया गया है एज प्रधानमंत्री आवास योजना आपका ग्रामीण, ठीक है। इसका क्या एम है? अर्बन का एम पता था हमें 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल है, इसका है बाई 2024 2024 तक, ठीक है। तो आपके हाउसिंग फॉर ऑल करना है। इसका मतलब जिनके पास भी आपका घर नहीं है उनको 2024 तक भाई आपको घर दिलाना है। करीबन 2.95 करोड़ हाउसेस बनने चाहिए बाई 2024, ये एम लेके सरकार चल रही है, ठीक है। तो ये काम करने के लिए आपको स्किल डेवलपमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। जो भी गांव में आपके जो मेसन्स हैं, स्किल्ड मेसन्स, जो मिस्त्री लोग होते हैं, उनको रूरल मेसन, उनको ज्यादा आपको स्किल प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भाई इतने सारे घर बनाने हैं तो कारीगरों को तो स्किल प्रोवाइड करना पड़ेगा ना। तो ये इस पे ध्यान देना है। और ये जो स्किल में बेसिकली क्वालिटी बढ़ानी है, हाउसेस की क्वालिटी बढ़ानी है, तो अगर स्किल डेवलपमेंट होगा, आपके जो भी मिस्त्री हैं उनका स्किल अगर डेवलप किया जाएगा, मेसन्स का, उन्हें मेसन बोलते हैं, ठीक है, तो क्वालिटी बेटर होगी आपके हाउसेस की, ठीक है। और आपका वर्कमैनशिप बेटर होगा, ठीक है, वर्कमैनशिप बेटर काम कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। तो और ऑब्वियसली इनको स्किल ज्यादा होगा तो जॉब्स भी इनको ज्यादा मिलेंगे, तो एक प्रकार से इससे रूरल इकोनॉमी को भी हेल्प मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा जॉब्स मिलेंगे लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एम है, कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर लेते हैं जो इनके सामने आए। तो यहाँ पे देखिए कुछ प्रॉब्लम भी सामना करना पड़ेगा, जैसे कोविड-19 आ गया ना, तो प्रॉब्लम हो गया, आपका रुक गया काम काफी हद तक, ठीक है। और वैसे घर बनाने के लिए आपको लैंड की जरूरत है, तो लैंड की कमी है, लैंड की कमी होती है कभी कभी घर बनाने के लिए। इसके अलावा लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, बेनिफिशियरीज के पास। और ये जो भी पॉलिसी बना रही है, इसका इम्प्लीमेंटेशन में काफी दिक्कतें हैं कुछ स्टेट्स में, जैसे कि बिहार की बात है, तो बिहार में इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। ऐसे कुछ और स्टेट भी हैं, तो पॉलिसी तो बना ली लेकिन इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करने की आवश्यकता है। कई बार आप देखते हैं सेंटर जो है फंड्स भी विथहोल्ड कर लेता है, तो काम इसलिए नहीं हो पाता। तो इन सब कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने की जरूरत है। तो ये पूरा हम लोगों ने आज ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया अभी, तो काफी हद तक हम लोगों ने और भी चीजें समझ ली। आपका स्मार्ट सिटी के बारे में तो समझा ही, उसके अलावा कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हम लोगों ने और देख लिए, और स्मार्ट सिटी के बारे में तो बिल्कुल डिटेल में देख लिया। मतलब आप 200 वर्ड का भी आराम से लिख सकते हो, लेकिन लिखना केवल 125 वर्ड है, ठीक है। भावना में नहीं बहना, ज्यादा इन्फॉर्मेशन है तो इसका नहीं मतलब कि 200 वर्ड लिख डालें। जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही लिखना है, उससे ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि मेन आपका है कि 20 क्वेश्चन आपका 3 घंटे में करना है, ये मेन टारगेट रहेगा, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लिखना है, ठीक है। मतलब आपका वर्ड लिमिट ऐसा नहीं, बहुत समय लगा दीजिए आप। देखिए अब यहाँ पे बोल रहे हैं राइट अ नोट ऑन ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग पे आपको एक नोट लिखना है। शब्द क्या है? नोट। तो बहुत आसान है, आप एक बार थोड़ा सोच के देखिए पॉज करके कि क्या लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं आप? तो ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे? ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिखेंगे, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग को डिफाइन करेंगे। बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग को आपने डिफाइन किया कि भाई ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्यों हो रही है, ठीक है। ये डिफाइन करने के बाद फिर हम लोग मेन कंटेंट पे आ जाएंगे। कंटेंट जो मेन है आपका, उसमें हमको लिखना है कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट के बारे में चर्चा कर देंगे। ऑब्वियसली 125 वर्ड्स में करना है और 8 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। ये अभी तक का जितना भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं सबसे आसान क्वेश्चनों में से एक है।
तो इसमें आपको जल्दी से इसको खत्म करना है, निपटाना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ग्रीन हाउस गैसेस की तो बात करनी पड़ेगी। तो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं शॉर्ट में। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में की वजह से हम लोग देख सकते हैं कि कम से कम आपका जो 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आपका प्री इंडस्ट्रियल एरा से बढ़ चुका है और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है यही आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो आपका इस ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम लोगों को समझना है। अब ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसका मेन कॉज है आपका ग्रीन हाउस गैसेस। भाई ग्रीन हाउस गैसेस कैसे आता है? आपका बेसिकली फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग की वजह से, फॉसिल फ्यूल्स हम लोग बर्न करते हैं, उसके वजह से आपका ग्रीन हाउस गैसेस निकलते हैं, जिसके वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है बढ़ रहा है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या चेंजेस आ गए? तो जो पोल्स में जो आइस जमे हुए हैं, परमाफ्रॉस्ट जो है, जो परमानेंट आइस की लेयर जमी हुई है आपके पोल्स में, वो क्या करती है? मेल्ट करती है। मेल्ट कर जब वो मेल्ट होता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है? ऑब्वियसली जो आपके पोलर एनिमल्स हैं, पोलर एनिमल्स का जो हैबिटेट लॉस हो जाएगा वहां पे। ठीक है, उनका हैबिटेट लूज हो जाएगा, उनका घर चला जाएगा। ठीक है, तो भाई हैबिटेट लॉस का प्रॉब्लम शो होता है। इसके अलावा देखिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है आपका और मीथेन रिलीज होता है। एक्चुअली ये जो आइस है, जिस टाइम पे ये आपका फ्रीज हुए थे, उस टाइम अपने साथ फ्रीज होते होते उस समय का कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन अपने साथ वो एब्जॉर्ब करके फ्रीज हो जाते हैं। जब वो मेल्ट होते हैं तो ये जो आइस है मेल्ट होने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे गैसेस, जो कि अपने आप में ग्रीन हाउस गैसेस है, वो और रिलीज करता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस और इंक्रीज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस मेल्टिंग ऑफ आइस। और ऑब्वियसली ये जो पानी मेल्ट होके कहाँ जाएगा? सी में जाएगा। तो सी लेवल जो है इससे आपका इंक्रीज हो जाएगा और जो आपके सी के आसपास के जो लैंड एरियाज है, आइलैंड्स हैं, ठीक है, जैसे पैसिफिक ओशंस में कई आइलैंड्स हैं, इंडियन ओशन में कई आइलैंड कंट्रीज वगैरह हैं, वो सब आपके ड्राउन कर जाएंगी। वो सब डाउन कर जाएंगी और जो कोस्टल एरियाज हैं वो भी आपके ड्राउन करने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो ये सारे इंपैक्ट होते हैं ग्रीन हाउस, ये सब इंपैक्ट हैं किसके? ग्लोबल वार्मिंग के। यहाँ पे हम लोग ने डेफिनेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे फिनिश कर दिया। अब हम लोग एक प्रॉपर बात करेंगे इसके इंपैक्ट के ऊपर। कुछ तो इंपैक्ट हमने यहाँ पे देखा ही है, हैबिटेट लॉस जैसा हो गया, और भी कुछ इंपैक्ट्स की हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सी के टेम्परेचर की। तो सी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, सी के टेम्परेचर इंक्रीज करने पर आप जानते हैं कि टेम्परेचर जब हाई होता है, करीबन 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास जहां जहां टेम्परेचर होता है, वहां ट्रॉपिकल साइक्लोन वहां पे अकर होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन तो बहुत सारा एरिया इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए जहां पे आपका जो टेम्परेचर ऑफ सी है 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, तो आप देखेंगे जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी आपकी साथ ही साथ इंक्रीज करती चली जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा सबसे पहला प्रॉब्लम है आपका साइक्लोन। इसके अलावा आपके कोरल्स होते हैं, कोरल्स की ब्लीचिंग हो जाएगी। कोरल ब्लीचिंग आप जानते हैं क्या होता है? ठीक है, कोरल की इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। कोरल ब्लीचिंग हो जाती है टेम्परेचर की वजह से। और क्या होता है? और हम लोग जानते हैं फिश ब्रीडिंग में प्रॉब्लम आता है, मतलब फिश को अपना ब्रीडिंग ग्राउंड छोड़ना पड़ेगा। फिश ब्रीडिंग पे एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये सारी बात है। इसके अलावा कुछ और बातें डिस्कस करते हैं। देखिए आपका रेनफॉल का जो पैटर्न है वो भी चेंज हो जाएगा। तो रेनफॉल पैटर्न चेंज होने के साथ साथ हम जानते हैं कि आपका काफी ड्राउट आएगा। कई जगह आपके ऐसे ड्राउट शो होगा। ड्राउट के अलावा आपका फॉरेस्ट फायर, आपके फ्लड्स, ये सब भी आपका सिचुएशन डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली रेनफॉल पैटर्न चेंज करने का सबसे बड़ा इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? फार्मर्स पे पड़ेगा। प्रोड्यूस अच्छा नहीं होगा। ठीक है, और फार्मर्स जो है आपके एक्सट्रीम पॉवर्टी में जा सकते हैं। आपके फार्मर्स एक्सट्रीम पॉवर्टी में जा सकते हैं बिकॉज ऑफ क्योंकि जो फार्मर जो सीरियल्स प्रोड्यूस करते हैं, आपके सीरियल प्रोडक्टिविटी में भी डिक्रीज आ जाएगा। प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, लैंड की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। और ऐसा कहा जाता है कि प्रोडक्टिविटी 10 से लेकर 40% आप डिक्रीज हो जाएगा। बाई अराउंड 2100 तक कम से कम 10 से 40% आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो एक तो फार्मर्स की समस्या जो एक एक्सट्रीम पॉवर्टी में जा रहे हैं, इसके अलावा आपका फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा।
जब फूड ग्रेन्स होंगे नहीं तो फूड सिक्योरिटी का इशू आ जाएगा वर्ल्ड में। तो ये सारी चीजें होंगी अगर हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं करते हैं। तो ये सब सारे जो नेचुरल कैलामिटीज है जैसे ड्राउट्स, फ्लड्स, इनकी आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। एक तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ज्यादा होंगे। फ्रीक्वेंसी के साथ साथ, फ्रीक्वेंसी तो इंक्रीज करता ही है, साथ में इनकी जो सीवियरिटी है वो भी बढ़ेगी और ज्यादा खतरनाक फ्लड्स और ड्राउट्स आने लगेंगे, हरिकेन्स आने लगेंगे। ठीक है, हीट वेव की समस्या होगी, हीट वेव की समस्या ज्यादा होगी ग्लोबल वार्मिंग से, और ज्यादा प्रचंड मात्रा में हीट वेव आएगा और इफेक्ट करेगा लोगों को। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे आपका चेन्नई में फ्लड्स आए थे कब, 2015 में चेन्नई फ्लड्स ऑफ 2000। इसके अलावा आपके केरला में आए थे फ्लड्स, केरला के फ्लड्स ऑफ 2018 में केरला में फ्लड्स आए थे। तो ऐसे कोस्टल रीजन में आप देखिए फ्लडिंग की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा CO2 जो है ओशन में डिसॉल्व हो जाता है। ओशन में डिसॉल्व होके ओशन को कर देता है क्या, ओशन को कर देता है एसिडिफाई, एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओशन एसिडिफिकेशन होता है जिससे क्या होगा, कोरल्स को डैमेज होगा, कोरल्स जो है उनको डैमेज होगा, आपके जो फिश के स्टॉक्स हैं उनको डैमेज होगा, और जो फूड चेन है हमारा वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। फूड चेन में डिस्ट्रप्शन भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अकर करेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग सोल्यूशन। तो ग्लोबल वार्मिंग डिफाइन कर लिया हमने इंट्रो में, अपना इंट्रो में खत्म हो गया। उसके बाद मेन में हमने इम्पैक्ट देख लिया क्या था। अब एक कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं भाई सोल्यूशन की। अगर कोई प्रॉब्लम है तो याद रखिएगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस हो रहा है आपके क्वेश्चन में तो कंक्लूजन में उसके सोल्यूशन पे तो आपको थोड़ी बात करनी पड़ेगी। तो आइए करते हैं हम लोग। यहाँ एक बात हमें ये समझ में आए कि हमेशा ये अप्रोच रखेंगे, कोई प्रॉब्लम अगर डिस्कस हो रहा है तो उसका सोल्यूशन आप देंगे कंक्लूजन में, ये याद रखिएगा। तो चलिए कंक्लूजन पे चर्चा करते हैं, बात करते हैं सोल्यूशंस की। तो क्या हो सकते हैं सोल्यूशंस, इस पे थोड़ा उसको सोचिए। तो पहले बात करते हैं हम लोग स्मार्ट एग्रीकल्चर की। स्मार्ट एग्रीकल्चर जब हम करेंगे तो उससे सॉइल के न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व रहेंगे, और देखिए ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन भी कम होगा। ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम होगा कैसे, आप पूछेंगे कैसे। तो क्या भाई एग्रीकल्चर से ग्रीन हाउस गैस एमिट होता है? बिल्कुल होता है। जैसे कि आप राइस की अगर खेती करें तो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है। आप खेती के साथ साथ एनिमल्स भी रहते हैं, तो रूमिनेटिंग एनिमल्स भी आपके ग्रीन हाउस गैस, खासकर मीथेन आपका रिलीज करते हैं। इसके अलावा जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, जो हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, वो भी ग्रीन हाउस गैस का आपका एमिशन करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो ये सब कुछ रीजन है। अच्छा, और इसके अलावा जो एग्रीकल्चर के बाद जो स्टबल बर्निंग है, आपका स्टबल बर्निंग करते हैं, उससे भी ग्रीन हाउस गैस का रिलीज होता है। तो देखिए एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अ वेरी बिग सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ठीक है, स्मार्ट एग्रीकल्चर इस तरीके से करना है कि आपका ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम से कम हो और न्यूट्रिएंट्स आपके प्रिजर्व रहे। पहली बात समझ में आ गई। दूसरा, हमने बात की सस्टेनेबल फार्मिंग करना है हमको, सस्टेनेबल फार्मिंग पे जोर देना। थर्ड पार्ट आपका हो गया एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री पे फोकस, मतलब एग्रीकल्चर के साथ साथ आप फॉरेस्ट्री भी करिए। मतलब आप प्लांट्स, एग्रीकल्चर प्लांट्स के अलावा दूसरे आपके फॉरेस्ट प्लांट्स भी ग्रो करना है। ठीक है, उसके आसपास फॉरेस्ट भी ग्रो करना है, जिसे कहेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, इसके बाद हम लोग ट्रेडिशनल फार्मिंग का इस्तेमाल करेंगे, ट्रेडिशनल क्रॉप्स का इस्तेमाल करेंगे, ट्रेडिशनल क्रॉप्स जैसे कि आपके मिलेट्स। सरकार इस समय मिलेट्स पे फोकस कर रही है ना, तो मिलेट्स का ग्रो करेंगे हम लोग। ट्यूबर्स का ग्रो करने से देखिए फर्टिलिटी आपका इंप्रूव होती है। पल्सेस के ग्रो करने से भी बिल्कुल सेम चीज आप देखेंगे, पल्सेस ग्रो करेंगे तो फर्टिलिटी ग्रो अच्छा होता है आपके सॉइल का। तो ये सब कुछ ट्रेडिशनल क्रॉप्स अगर ग्रो करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है, आप एफॉरेस्टेशन करिए, इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए। पेड़ क्या करते हैं, आपके CO2 और ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो एटमॉस्फेयर में CO2 आपका कम हो जाता है। तो फॉरेस्ट भी हम लोगों को लगाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, इसके अलावा हमको ऑर्गेनिक मैटर प्रिजर्व करना है सॉइल का। तो ऑर्गेनिक मैटर का प्रिजर्व करने के लिए हम लोग अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे कि मल्चिंग टेक्निक। मल्चिंग टेक्निक क्या होता है? मल्चिंग, देखिए ये एग्रीकल्चर के बारे में अगर देखना हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, आपके योजना और कुरुक्षेत्र के प्लेलिस्ट में स्मार्ट एग्रीकल्चर का एक लेक्चर है, उसको देख डालिए, सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन देखिए मल्चिंग क्या होता है, आपका ऐसे सॉइल के ऊपर ऐसे लूज लेयर, आपके ऑर्गेनिक मैटर का लेयर लगाते हैं उसके ऊपर, उससे भाई फर्टिलिटी बेटर रहती है, आपका मॉइस्चर कंजर्व करता है, तो मॉइस्चर कंजर्व रहता है सॉइल का, तो उसका फायदा होता है। इसके अलावा क्रॉप रोटेशन करना चाहिए फार्मर्स को। ठीक है, क्रॉप रोटेशन के अलावा मिक्स्ड क्रॉपिंग करना चाहिए।
मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है भाई? मिक्स्ड क्रॉपिंग में ऐसा होता है कि जब आप एक ही प्लेस पे दो या दो से अधिक आपके क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो, उसको बोलते हैं मिक्स्ड। अब देखिए गवर्नमेंट के स्टेप्स के बारे में कुछ बात करते हैं हम लोग। गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप्स ले रही है इस रिगार्ड में, ग्लोबल वार्मिंग को प्रोटेक्ट कर। तो भाई गवर्नमेंट चाहती है भाई क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करें, कोल का कम से कम इस्तेमाल करें, और धीरे धीरे शिफ्ट किया जा रहा है आपके रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। गोल क्या है? 2030 तक गोल है आपका 500 गीगावाट आपका रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू आपका डेवलप करना। ठीक है, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी धीरे धीरे डेवलप कर रही है और कोल का यूज कम से कम किया जाएगा, मोस्टली इन थर्मल पावर। बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं क्लीन एनर्जी फंड एक डेवलप करने की जरूरत है। क्लीन एनर्जी फंड डेवलप भी कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के बारे में तो हम लिख ही सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स भी सरकार उस पर फोकस कर रही है, खासकर सोलर प्रोजेक्ट्स। कई सारे सोलर प्रोजेक्ट्स सरकार बना रही है, सोलर पार्क्स बना रही है। ठीक है, सोलर पार्क्स। तो ये कुछ स्टेप्स सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं, और भी कई सारे स्टेप्स हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स के बारे में बात। जैसे कि आप जानते हैं आईपीसीसी। ठीक है, आईपीसीसी होता है, देखिए आईपीसीसी क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? WMO और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इनके द्वारा ये आपका किया जाता है ऑर्गेनाइज। इसके अलावा आपका पता है आपको REDD, रेड प्लस के बारे में आप लोग जानते हैं। जो रेड प्लस है, ये आपका UNFCCC फ्रेमवर्क के अंडर एक सोल्यूशन फॉर्म किया गया है, जिसमें बात की गई है किस तरीके से आपका डिफॉरेस्टेशन को रोका जाए, क्योंकि एक डिफॉरेस्टेशन एक प्रकार का सोर्स होता है आपके ग्रीन हाउस गैसेस का। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन को रोकना है, एफॉरेस्टेशन करना है, और ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रोकना है थ्रू एफॉरेस्टेशन। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन को रोकना है, एफॉरेस्टेशन करके हम लोग जो ग्रीन हाउस गैस को का इमिशन को रोकते हैं, ये आपका पर्पज है REDD प्लस का। ठीक है, ये भी आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा थर्ड है कियोटो प्रोटोकॉल। तो कियोटो प्रोटोकॉल भी था एक एफर्ट बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी, यहाँ पे एक लीगल फ्रेमवर्क बनाने की बात थी आपका ग्रीन हाउस गैसेस को रोकने के लिए, उसका इमिशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, 1997 में साइन होता है और इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 2005। तो ये कुछ इंटरनेशनल इनिशिएटिव भी हो गए। तो बहुत सारा मैटर बता दिया गया है, इतना लिखना भी नहीं है आपको आंसर में, लेकिन इसके आसपास अगर कुछ क्वेश्चन बिल्डअप होते हैं तो आपके पास होना चाहिए मैटर लिखने का। सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर ली ग्लोबल वार्मिंग की, लेकिन इतना नहीं लिखना आपको। ठीक है, आपको 125 वर्ड्स के अंदर ही जितना आप खत्म कर पाते हैं इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपको लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको आपको हमेशा रखना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन थोड़ा हल्का रखना है, मेन आपका मैटर आपके जो कंटेंट है, मेन कंटेंट है, उसमें ज्यादा से ज्यादा मैटर रखने की कोशिश कीजिए। आप 125 वर्ड के अंदर ही खत्म करना है, मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप ये 9वां क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अभी पढ़ते हैं हम लोग 10वां जो क्वेश्चन है आपके सेक्शन ए का 10वां क्वेश्चन। ये आखिरी क्वेश्चन होगा 8 नंबर का, इसके बाद हम लोग 12 नंबर वाले क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ बात कर रहे हैं गिवन ज्योग्राफिकल अकाउंट ऑफ बुंदेलखंड। तो क्या करना है आपको? ज्योग्राफिकल अकाउंट देना है कि किसका? बुंदेलखंड रीजन का, एज अ कल्चरल रीजन। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया एज अ कल्चरल रीजन। तो ये कल्चरल रीजन का डिस्कशन हम लोग जो मेन कंटेंट लिखेंगे उसमें करेंगे। ठीक है, और इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में हम लोग बुंदेलखंड की कुछ बेसिक बातें बता सकते हैं। देखिए ज्योग्राफिकल अकाउंट, ठीक है, तो अब इंट्रोडक्शन लिखेंगे हम लोग। इंट्रोडक्शन में हम लोग बेसिक बातें लिखेंगे बुंदेलखंड की। ठीक है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं? पहली बात, जो बुंदेलखंड रीजन है हमें पता है कि यूपी और एमपी के बीच में आपका रहता है। ठीक है, इसके अलावा बुंदेलखंड के आप डिस्ट्रिक्ट बता सकते हैं। ठीक है, टोटल आपके 13 डिस्ट्रिक्ट आते हैं बुंदेलखंड में, जिसमें आपके एमपी में 6 डिस्ट्रिक्ट और यूपी के 7 डिस्ट्रिक्ट। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा क्या, इसका टोटल बुंदेलखंड का कितने एरिया में आपका है ये भी मेंशन कर सकते हैं, कितना एरिया है। और इसका ज्योग्राफिकल अकाउंट बताना है ना, तो ये एक प्लेन है क्या? हाँ बिल्कुल, बुंदेलखंड तो एक प्लेन है, लेकिन क्या इसमें रिवर्स और माउंटेन्स नहीं है? हाँ बिल्कुल, रिवर्स भी है, माउंटेन्स भी है। ठीक है, रिवर माउंटेन कौन सा है? माउंटेन हमें पता है विंध्यन माउंटेन्स है। तो ये थोड़ा सा हमने देखा, ज्योग्राफिकल अकाउंट दे दिया बुंदेलखंड का और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कर दिया। इसके बाद हम लोग मेन कल्चरल रीजन में जाएंगे, कल्चरल अकाउंट देंगे। ये मेन पार्ट में हम लोग कल्चरल अकाउंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले कंप्लीट कर लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो 13 डिस्ट्रिक्ट कौन से हमें पता होने चाहिए। देखिए यूपी के 7 डिस्ट्रिक्ट, कौन से 7 डिस्ट्रिक्ट हैं लगे हुए? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ललितपुर की। तो ललितपुर लगा हुआ है मैप में, हम लोग आप देख सकते हैं ललितपुर है। ललितपुर के बाद आपका झांसी आता है। ठीक है, झांसी के बाद आप आएगा हमीरपुर आएगा, हमीरपुर आएगा, और फिर आपका महोबा।
हमीरपुर महोबा के बाद हम जानते हैं कि बांदा आएगा, चित्रकूट आएगा और चित्रकूट के बाद आएगा ये तो बात कर ली हमने किसकी, यूपी के 7 डिस्ट्रिक्ट की। एमपी में आने वाले 6 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले टीकमगढ़ काफी इंपॉर्टेंट है, टीकमगढ़ देख लिया हमने। टीकमगढ़ के बाद हम लोग बात कर सकते हैं सागर की, सागर है, टीकमगढ़ है, उसके बाद छतरपुर है, ठीक है, छतरपुर। फिर देखिए आपका दमोह है, दमोह के बाद दातिया है और दातिया के बाद फाइनली आपका है पन्ना, ठीक है। ये हमें डिस्ट्रिक्ट्स भी पता होंगे, ठीक है। ये सब हमने लिख दिया तो अब इंट्रोडक्शन खत्म। द एरिया कितना है ये खत्म नहीं हुआ, ये और लिख दीजिए 69,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, याद रहे तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं याद रहे तो जितने याद रहे उतने लिख दीजिए। और देखिए प्लेन है बुंदेलखंड प्लेन, बुंदेलखंड प्लेन को आपका माउंटेन कौन सा इंटरसेक्ट करता है, तो वो है हमें पता है विंध्यन माउंटेन। विंध्यन माउंटेन्स के बाद बात करेंगे हम लोग रिवर्स की, तो कौन से रिवर्स हैं, तो मेन रिवर हम जानते हैं चंबल है, ठीक है। फिर आपका काली सिंध रिवर है, काली सिंध। उसके बाद हम जानते हैं केन रिवर है, उसके बाद बेतवा रिवर है। दीज आर द डिफरेंट रिवर्स, ये सारे रिवर्स आपके फ्लो करते हैं बुंदेलखंड में। तो अगर मैं ये कहूँ ज्योग्राफिकल अकाउंट जो पूछा था ये हमने बता दिया, बिल्कुल बता दिया। अब हमें कल्चरल एस्पेक्ट की बात करनी है, कल्चरल रीजन। तो कल्चर के बात करते हैं हम लोग। तो कल्चर में बात करने के लिए हमें क्या क्या डिस्कस करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा हमें किंग्स का, कौन से राजा महाराजा यहाँ पे रूल करते थे, उनके कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स बताने पड़ेंगे। अगर कोई डांसेस, कुछ इंपॉर्टेंट डांसेस है, म्यूजिक है, तो उसके बारे में हमें चर्चा करनी पड़ेगी। और टेम्पल्स के बारे में बात करेंगे, कुछ मंदिर इंपॉर्टेंट मंदिर या कुछ भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स इंपॉर्टेंट जो इस रीजन में है वो हमें मेंशन करने पड़ेंगे। तो एक एक करके मेंशन करते हैं। अगर हम किंग्स की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग्स आर द बुंदेला किंग्स। बुंदेला किंग्स के अलावा और कौन से रूलर्स हुए हैं, तो बुंदेला के अलावा आपके हुए हैं चंदेला रूलर्स, तो इनके बारे में बात कर सकते हैं। तो दोनों का शॉर्ट थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन हम लोग कर सकते हैं। देखिए चंदेला रूलर्स के टाइम पे इन्होंने बनाया था क्या, खजुराहो के मंदिर बनाए। और ये जो खजुराहो के टेम्पल्स हैं इनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया हुआ है, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है खजुराहो को, ठीक है। इसके बाद देखिए पन्ना जो आपका रीजन है, पन्ना रीजन में आप लोग जानते हैं पन्ना नेशनल पार्क है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया चंदेला रूलर्स का। इसके अलावा आपका ओरछा में बहुत सारे आप टेम्पल्स और फोर्ट देखेंगे, ठीक है। ओरछा याद रखिए। ओरछा कहाँ पे है, आपका जो टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट है ना ऑफ एमपी, यहीं पे है ओरछा में आपको कई सारे फोर्ट्स दिखेंगे। फोर्ट्स के अलावा कई सारे आपको टेम्पल्स भी दिखेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ कल्चर की बात की हमने। और देखते हैं। देखिए पन्ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है शहर। देखिए पन्ना में हमने क्या क्या चीज देखी, एक तो देखा पन्ना नेशनल पार्क है, आप पास में खजुराहो भी है। खजुराहो के अलावा आपका जो पन्ना को हम लोग बोलते हैं क्या, टाउन ऑफ टेम्पल्स बोलते हैं। बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे, ठीक है। टाउन ऑफ टेम्पल्स करीबन आपके 1100 के आसपास टेम्पल्स हैं यहाँ पे पन्ना में। किसने बनवाए थे, तो ये सारे टेम्पल्स बनवाए थे पन्ना में। रूलर एक थे बुंदेला चीफ, जिनका फेमस बुंदेला चीफ जिनका नाम था छत्र। तो जो छत्रसाल थे वो शिव जी के भक्त थे, तो शिव जी के डेडिकेटेड बहुत सारे मंदिर यहाँ पे बनाए गए हैं। साथ में उनके गुरु भी थे एक प्रभुनाथ जी, ठीक है, सेंट प्रभुनाथ, ठीक है। सेंट प्रभुनाथ को भी डेडिकेटेड काफी टेम्पल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें होगी कल्चरल हमारे एस्पेक्ट की। तो यहाँ पे 125 ही वर्ड लिखने, ज्यादा लिखने नहीं है। तो ये सारा आप ये इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन कवर करिए, ये हमारा मेन पोर्शन कवर कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद एक लाइन का कंक्लूजन आप लिख के क्वेश्चन को फिनिश कर सकते हैं। तो ये सारे 10 क्वेश्चन हमारे पार्ट ए के यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आई गेस ये वाला पार्ट काफी बड़ा हो गया है, तो अब हम लोग नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे 11 से लेके 20 क्वेश्चन, ठीक है, पार्ट 2 में। तो ठीक है, थैंक यू। पढ़ते रहिए इसी तरीके से और तैयारी भी मस्त करते रहिए।